हाँ जी, गुड इवनिंग। क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? टेटू कल बनवा लिया? कल ही बनवाए? हाँ, पेपर डिस्कशन कर लेंगे। क्या करना है अभी? एक दिन बीच पहले करें, अभी करें? लाओ पेपर दे लो, तुम्हारी तो खुजली मीटे पहले। पेपर नहीं लाए तो कल कल सारे पेपर लगना, कल कर ले। मैं जानता हूं उसमें, उस पेपर को डिस्कशन कराते मेरे को हो गए 10 साल। मैं जानता हूं लेके 4-5 सवाल बताने उसमें और कुछ नहीं बताना। पर स्टूडेंट क्या होता है, पहली बार पेपर देता है तो उसको लगता है कि बाकी दुनिया एक तरफ, पेपर मैंने दिया है ये, उसका फिर पढ़ाई में जी भी नहीं लगता। कि कहां तक पढ़ा था लास्ट में? ठीक ठीक, हाँ लो सुनाओ, थोड़ा पुराना सुना तो। अच्छा, सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ का राजा कौन बनता है? रतन सिंह। कौन बना था? रतन। लेकिन वह बूंदी के राजा कौन से राजा के खिलाफ लड़ता मारा गया? सूरजमल के खिलाफ। तो नया राजा कौन बनाया गया? विक्रमादित्य। और विक्रमादित्य की श्रृंखसिका के रूप में काम कौन करती है? कर्मावती। इसी टाइम आपके गुजरात के एक राजा ने अटैक कर दिया, बहादुर शाह, और कर्मावती उससे किला देकर संधि कर लेते। 34-35 में बहादुर शाह मेवाड़ पर दोबारा आक्रमण करता है, रानी कर्मावती हुमायूं के पास में। और 1535 में मेवाड़ का दूसरा शाखा होता है चित्तौड़ का, जिसमें रानी कर्मावती, जिसकी जानकारी हमें कौन से ताम्रपत्र से, और कहां के बंदे ने इसमें केसरिया का नेतृत्व किया? देवलिया के बाघ सिंह। उसे हम और किस नाम से जानते हैं? देवलिया दीवान। और उसकी छतरी कहां पर बनी हुई है? पांडुपोल। कहां पर है? पांडु। और चित्तौड़ के अंदर प्रशासक किसको बना दिया गया? बनवीर। बनवीर ने किसको मार दिया? विक्रमादित्य। किसको मारना चाहता था? उदय सिंह। किसने बचा लिया? पन्नादाय। किसका बलिदान देकर? कहां पे शरण मिली उसको? कोंबलगढ़। किसने दी? असद। उदय सिंह कौन से युद्ध को जीत के चित्तौड़ के राजा बने? मावली के युद्ध में। किसको हराया गया? उदयपुर का निर्माण कब किया गया? 1559 में। उदयपुर में कौन से महल बनवाए गए? मोती मगरी। और कौन सी झील बनाई गई? उदय सागर। अकबर मेवाड़ पर अटैक कब कर देता है? 1567-68 में अकबर अटैक कर देता है। इस समय उदय सिंह कौन सी पहाड़ियों में चले गए? गिरवा की पहाड़ियों में। और किले का मोर्चा किस किसने संभाला? जयमल और पत्ता। जयमल कहां के राजा थे, लेकिन अकबर ने मेड़ता कब छीन लिया था? 1562। पत्ता कहां के सामंत थे? आमेट। और आमेट मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का ठिकाना हुआ करता था। और इस टाइम जो चित्तौड़ का कौन सा शाखा होता है? तीसरा। और इस तीसरे शाखे में जोहर किसने किया? फूल कंवर, जो कि जयमल की क्या लगती थी? बहन। और पत्ता क्या थी? रानी। और केसरिया किसके नेतृत्व में हुआ? जयमल और पत्ता। जयमल घायल थे तो किसके कंधों पे बैठ के लड़े? इसलिए कल्ला राठौड़ को हम क्या कहते हैं? पत्ता चुंडावत की छतरी कहां बनी हुई है? रामपोल। जयमल और कल्ला राठौड़ की छतरियां कहां पे? हनुमान पोल और भैरव पोल के बीच में बनी हुई है। अकबर ने यहाँ पे कब्जा किया, कितने लोग कटवा दिए? 30,000। कौन सा सिक्का चलाया था? एलसी। किस किस की मूर्तियां लगवाई थी? जयमल पत्ता। कहां पे लगवाई थी? आगरा किले में। ऐसा वर्णन फ्रांस का कौन सा यात्री करता है? बर्नियर की बुक का नाम क्या है? द ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। बीकानेर की कौन से किले में मूर्तियां? कौन से किले में? जूनागढ़ किले। महाराणा प्रताप ने कब से कब तक शासन किया? 72 से 97। लगभग कितने साल? जन्म कब हुआ था? 9 मई 1540। पिताजी का नाम क्या था? मम्मी का नाम क्या था? जयवंताबाई सोनगरा। जन्म कहां हुआ था उनका? कोंबलगढ़। बचपन का नाम क्या था? और उनकी रानी का नाम क्या था? उदय सिंह मरते टाइम राजा किसको बना के गए? किसको बना के? जगमाल को बना के गए थे। लेकिन जनता ने किसको राजा बना दिया? प्रताप को। कहां पर बनाया गया प्रताप को राजा? गोगुंदा। अब उदय सिंह का अंतिम संस्कार भी कहां पर हुआ था? गोगुंदा। कौन से त्योहार के दिन? होली के दिन। तो उदय सिंह की छतरी भी कहां पर बनी हुई है? प्रताप का राष्ट्रतिलक समारोह कहां पर मनाया गया था? कोंबलगढ़ के अंदर। और उसमें मारवाड़ का कौन सा राजा आया था? अच्छा, अकबर ने प्रताप को समझाने के लिए कितने दूत भेजे? सबसे पहले कौन है? कोरची, मानसिंह, भगवंत दास। और तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 18 जून 1576। और गोपीनाथ जी कहते हैं 21 जून। अकबर खुद आया था क्या? अजमेर से 2 सेनापति भेजे गए। कौन कौन से? प्रताप की तरफ से ग्वालियर से रामसाद तोमर, आपके यहाँ का सलूम्बर के कृष्णदास चुंडावत, भीलों की सेना लेके राणा पुंजा और अफगानों की सेना लेके। अच्छा, किसने शोर मचाया कि अकबर खुद आ गया?
मेहतर खान ने। अच्छा, मानसिंह हार के वापस गया था, अकबर ने मानसिंह और असफ खान का दरबार में आना, और अकबर खुद एक बड़ी सेना लेके आया, उदयपुर पे कब्जा करके नाम बदल के मोहम्मदाबाद क्या कर देता है, और किसको सौंपता है ये वाला इलाका? जगन्नाथ कछवाहा और सैयद फखरुद्दीन को, और खुद किधर चला गया? वागड़। और एक नया सेनापति भेजा गया, यहाँ पे कौन भेजा गया? शाहबाज खान, जिसने कहां पर अटैक किए? कोमलगढ़ पर कितनी बार अटैक किया? 3 बार। कब कब हुआ? 77, 78 और 70। उसके बाद कौन भेजे गए आपके? अब्दुल रहीम। अब्दुल रहीम जिनकी बेगमों कहां से गिरफ्तार कर लिया गया? शेरपुर। किसके द्वारा? लेकिन अब प्रताप ने उनको सम्मान। तो दिवेर का युद्ध कब होता है? 1582। प्रताप ने मुगल सेना को, अमर सिंह ने मुगल सेनापति, जमस्टोड इस युद्ध को क्या कहता है? मेवाड़ का मैराथन कहता है इस युद्ध को। और हमने पढ़ा था कि इस युद्ध में आसपास की रियासतों ने किसका साथ दिया था? मेवाड़। जैसे बांसवाड़ा, ईडर और प्रताप। प्रताप पर अकबर की तरफ से अंतिम आक्रमण किसने किया? जगन्नाथ कछवाहा ने। वो कब किया था? 1585। प्रताप को गुस्सा है और उसने आमेर वालों की एक जगह पे कब्जा कर लिया था, मालपुरा। कहां पे कब्जा किया? उसके बाद प्रताप ने अपनी स्थायी राजधानी कहां बना ली? चावंड। और चावंड के अंदर ही प्रताप की क्या होगी? मृत्यु। कब हुई थी? 19 जनवरी 1597 में। चावंड के पास एक जगह पे उनकी छतरी है, कहां पे? बांडोली। कहां पे? बांडोली। और कब वो कितने खंभों की छतरी है? आज। मालपुरा के अंदर क्या क्या बनवाया गया था? नीलकंठ महादेव मंदिर और झालरा तालाब। चावंड में क्या क्या बनवाए गए? चामुंडा माता का मंदिर, महल और बावड़ी। और चावंड में कौन सी कला की शुरुआत? चित्रकला। मुख्य चित्रकार कौन था? चक्रपाणि मिश्र की किताबों के नाम बताओ। राजा अभिषेक, मोहरत माला और विश्व वल्लभ। और आपके हेमरतन सूरी की गौरा बादल, पद्मिनी चौपाई। सादुलनाथ त्रिवेदी को कौन सा गांव मंडेर, जिसकी जानकारी उदयपुर का कौन सा अभिलेख देता है? 1588 का उदयपुर अभिलेख। 2 चारण कवि कौन कौन थे? माला साधु और रामा साधु। 2 भाइयों ने आर्थिक सहायता की थी, वो कौन कौन थे? भामाशाह और ताराचंद। कौन से गांव में मिले थे? चुलिया नाम के। कितनी सेना कितने सालों तक रख सकते हो? 25,000 की सेना 12 साल। प्रताप ने उनको अपना क्या बनाया? भामाशाह को क्या बनाया? प्रधानमंत्री बनाया। और भामाशाह क्या कहा जाता? मेवाड़ का। इतनी बातें पढ़ी। इतिहास देखो कि 2 भाइयों ने ले जाके अपना सब कुछ दिया। कौन कौन 2 भाई है? भामाशाह और, लेकिन हम केवल एक को याद करते हैं, ताराचंद को भूल गए हम। किसको भूल गए? ताराचंद को। सरकार योजना शुरू करती है, योजना का नाम होता है भामाशाह योजना। काश किसी दिन सरकारें जागे और योजना का नाम हो ताराचंद है। आप किसी भी हॉस्पिटल में जाते हो, किसी भी स्कूल में जाते हो, वहां लगी होती है भामाशाहों की सूची। क्या लगी होती है? एक दिन आएगा जब लगेगी वहां ताराचंदों की सूची। किसकी सूची लगेगी? ताराचंदों की। हाँ, तो भाई पैसे वाले, आज कोई भी दानवीर आदमी होता है, आपने उसको क्या कहते हैं? ये क्या है? भामाशाह। आप आज के बाद आपका कोई दोस्त आपको ऐसे रुपए दे सहायता, अगर आप कहना यार तू ताराचंद है, क्या है तू, ताकि ताराचंद ऊपर बैठ के कभी तो सुकून महसूस करे और उसे लगेगी यार मैंने इतना त्याग बलिदान किया था। नीचे वाले लोग याद ही नहीं कर रहे। कहते महाराणा प्रताप के दरबार में जब ये बात आई कि गोरा बादल पर किताब लिखनी चाहिए, किस पे किताब लिखनी चाहिए? गोरा बादल पे किताब लिखनी चाहिए। गोरा बादल पद्मिनी पे किताब लिखनी चाहिए। कौन लिखेगा? हेमरतन सूरी ने कहा साहब मैं लिख दूंगा। ठीक है, तो हेमरतन जी शुरू करो किताब। तो हेमरतन जी ने कहा भाई किताब लिखने में 12 महीने लगेंगे, तब तक किताब का खर्चा कौन देगा? मेरे परिवार का खर्चा कौन चलाएगा? मैं कहां रहूंगा, कहां बैठूंगा, उसका पूरा खर्चा कौन देगा? कागज, पानी, पेन, टक्के जो लगेंगे उनके पैसे कौन देगा? और ताराचंद ने कहा क्या है अमृतन जी, आप छोटी बातें कर दी, इसका सारा पैसा मैं दूंगा। तो गौरा बादल पद्मिनी चौपे का सारा रुपए किसके दिए हुए? पर हिस्ट्री में लाइन यहां होता है भामाशाह इतने प्रसिद्ध हो गए कि बच्चा बच्चा जानता है। और मैं जब कहता हूं कि कभी सूची लगेगी ताराचंदों की, तो अपने को नाम सुन के हंसी ला दी। ताराचंदों की सूची कैसे लगेगा, है ना? जो कि भामाशाह इतना कॉमन हो गया। भामाशाह भी तो नाम ही है, एक बंदे का नाम है और भामाशाह। पर आज कोई भी रुपए देता है तो कहता है वो समाज के क्या है? भामाशाह। एक दिन समाज में कौन होंगे? ताराचंद होंगे। चलो ठीक, आगे थोड़ी सी बातें और लिखो। दो तीन बातें और लिखवाता हूं, फिर मैं बात करता हूं। देखो, उदयपुर में एक जगह आवरगढ़, कौन सी जगह? प्रताप की अस्थायी राजधानी थी। कई दिन प्रताप ने यहां पर अपनी राजधानी रखी थी। तो कोई पूछे भाई आवरगढ़ किसकी अस्थायी राजधानी थी? किसकी थी? महाराणा। या महाराणा प्रताप ने किसे अपनी अस्थायी राजधानी बनाया था? किसको बनाया था? लिख लो, आवरगढ़ बराबर लिख लो, प्रताप की अस्थायी राजधानी, टेम्पररी कैपिटल ऑफ प्रताप। प्रताप की अस्थायी राजधानी, टेम्पररी कैपिटल ऑफ प्रताप।
आवरगढ़ उदयपुर में जगह ना, यहीं पास में उदयपुर में एक जगह जिसका नाम है मायरा की गुफा। क्या नाम जगह का? मायरा की गुफा, मायरा केव। लिखो देखे। मायरा की गुफा, इसमें प्रताप के हथियारों का वो खजाना था, शस्त्रागार है ना, शस्त्र लिख लो, प्रताप का शस्त्रागार। आर्मरी ऑफ प्रताप, प्रताप का शस्त्रागार। शस्त्रागार समझते हो ना, जहां हथियार रखे जाते हैं। अपने पढ़ते हैं कि भाई जालौर के राजा समर सिंह ने जालौर में परकोटा कोषागार और शस्त्रागार का निर्माण करवाया था। वैसे प्रताप का जो शस्त्रागार था वो कौन सी गुफा थी? पहाड़ थे अरावली वाले, अरावली के पहाड़ों में कोई गुफा रही होगी, उस गुफा का नाम क्या था? मायरा। मायरा क्या होता है वैसे? किसको कहते हो मायरा? ऐसे कितने लोग जो नहीं जानते कि मायरा क्या होता है? भात, भात जानते हो? हाँ, ऐसे लोग जो मायरा भी नहीं जानते, भात भी नहीं जानते, ऐसे लोग जिनको ये भी नहीं पता कि मायरा क्या होता है, भात क्या होता है। ये तो सब जानते हो कि शादी ब्याह में मम्मी की पीहर तरफ से जो भी गिफ्ट आता है वो क्या कहलाता है? माँ की तरफ से जो भी आए वो क्या हो जाए आपका? तो कई मामा जी लेके आते, कई जगह बोलते हैं मामेरो, मामेरा बोलते हैं भाई, मामा जी लेके आए तो मामेरा, तो मायरा मतलब, तो ये तो मायरा दूसरा है ना, इसको तो मत मानना, पर मायरा नाम आ गया इसलिए मेरी याद आ गया। अच्छा, हल्दी घाटी युद्ध के बारे में थोड़ी बातें और पढ़ते हैं, हेडिंग डालो हल्दी घाटी का युद्ध, थोड़ी सी बातें और पढ़ते हैं अपन। वहां मैं फ्लो के अंदर पढ़ा रहा था तो मैंने लिखवाई नहीं, मगर वो अलग से पढ़ लेंगे थोड़ा सा। बैटल ऑफ हल्दीघाटी, इधर सुनना देख थोड़ा। दो पक्ष लड़े, एक मुगल और एक मेवाड़। कौन कौन से दो पक्ष लड़े? मुगल और मेवाड़। अब सुनना देखो, इस युद्ध से पहले मुगलों की जो सेना थी वो एक जगह पे आके रुकी। भाई मुगलों की सेना ने इस युद्ध से पहले कहां पर अपना कैंप लगाया था? तो मुगलों का कैंप लगा हुआ था मोलेला। कहां पर कैंप लगा? राजसमंद जिले में एक जगह पड़ती है मोलेला, यहां पर किसका कैंप था? मुगलों। मेवाड़ वालों ने जो अपना कैंप था वो लगाया लोसिंग। कहां पे लगा? कोई पूछे कि हल्दी घाटी युद्ध से पहले मुगलों की सेना कहां पे रुकी थी? मोलेला। और मेवाड़ वालों की सेना कहां रुकी थी? लोसिंग। एक इतिहासकार हुआ है बदायूनी। कौन सा इतिहासकार हुआ है? बदायूनी नाम करके एक इतिहासकार है, और ये अकबर की सेना में खुद आया था, मैं उस दिन भी बात कर रहा था ना। बदायूनी कहता है इस युद्ध में मुगलों की तरफ से फौजी आए थे 5000। मुगलों की तरफ से कितने थे? 5, और मेवाड़ वालों की तरफ से थे 3000। मेवाड़ वालों की तरफ से कितने थे? 3000। एक अपने इतिहासकार हुए, बहुत बाद के इतिहासकार हुए श्यामल दास जी, मैंने बताया था, जिन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? श्यामल दास जी कहते हैं नहीं भाई साहब, मुगलों की तरफ से आए थे 80,000। कितने आए थे? और मेवाड़ वालों की तरफ से थे 20,000। कितने थे? तो ये सवाल पूछा हुआ एक बार कि कवि राजा श्यामल दास जी के अनुसार हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सैनिकों की संख्या कितनी थी? तो कितनी थी? 80,000, और मेवाड़ वालों की तरफ से। पर हम कहते हैं बदायूनी की बात ज्यादा सच्ची। बदायूनी युद्ध के मैदान में था, बदायूनी खुद युद्ध के मैदान में था। तो वो यदि कह रहा है कि 5,000 3,000 है तो थोड़ा बहुत हेरफेर हो जाए कि कोई 1,500 की संख्या ऊपर नीचे हो जाए तो भले हो जाए, लेकिन फिर भी उस वाली संख्या ज्यादा ठीक है। श्यामल दास जी ने अपनी किताब लिखी हल्दी घाटी युद्ध के 300 साल बाद। कितने साल बाद? चतुर गुणे 4 गुणे, मूर्ख करे 10 गुणे। तो सिंपल सी एक थ्योरी चलती है कि चतुर आदमी, चालाक आदमी जो होता है वो किसी बात को 4 गुना बढ़ा के बोलता है। कितना गुना बढ़ा के बोलता है? और मूर्ख तो 10 गुना ही बढ़ा लेता है। तो बाद में बातें फैलती 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 इतनी फैलती है, किसी ने कहा भाई मुगलों की सेना कितनी आ रहा है? अगर लाख एक आई थी, तो श्यामल दास जी ने 80,000 बता दी। कितनी बता दी? अपने कितने रहे? थोड़े से रह गए, चौथाई थे उनके, तो 80,000 के चौथाई कितने हो गए? 20,000। पर फिर भी याद रखना, सवाल पूछा हुआ अपने तो, पर ज्यादा सच्ची बात किसकी मानी जाती है? बताए। इस युद्ध में हाथी लड़े थे खूब अच्छे से। इस युद्ध में मुगलों की तरफ से जो हाथी लड़े, एक हाथी का मैं उस दिन आपको नाम बता रहा था, मर्दाना। कौन सा हाथी?
और एक हाथी उधर से लड़ रहा था गजमुक्ता। कौन सा लड़ रहा था? गजमुक्ता। मेवाड़ वालों की तरफ से उधर से जो हाथी लड़ रहे थे, एक का नाम था लूणा, क्या नाम था? और एक हाथी का नाम था राम प्रसाद। क्या नाम था? और ये बड़ा शानदार लड़ा था राम प्रसाद। फाइनली फिर राम प्रसाद का जो महावत था, महावत समझते हो, चलाने वाला, उसके गोली लग गई थी तो वो मर गया था। मर गया तो ये हाथी मुगलों ने पकड़ लिया था, तो मुगलों ने पकड़ के अकबर के सामने लेके गए। तो अकबर ने कहते इसका नाम बदला और नाम बदल के कर दिया पीर प्रसाद। क्या कर दिया? क्या अकबर ने पूछा क्या नाम है भाई तेरा? हाथी ने कहा राम प्रसाद। आज के बाद कोई तेरे को राम प्रसाद नहीं कहेगा, आज के बाद क्या कहेंगे? उसने कहा ये जीत पीर के वो में फतेहपुर सीकरी था अकबर उन दिनों, जब ये युद्ध हुआ था अकबर वापस कहां चला गया था? बदायूं उससे फतेहपुर सीकरी में जाके मिलता है, तो बदायूं उसको ये हाथी भेंट करता है कि हम ये हाथी लेके आए वहां से। तो वो पूछता भाई साथी का नाम क्या है? राम प्रसाद की नहीं, हम पीर बाबा के आशीर्वाद से हमें हाथी मिला इसलिए इसका नाम क्या रख दिया जाए? पीर का प्रसाद है, इसलिए इसका नाम पीर प्रसाद। तो हल्दी घाटी युद्ध में मुगलों का मिलिट्री कैंप कहां पे था? मेवाड़ वालों का। बदायूं ने कितने फौजी बता था? इधर से श्यामलदास जी, उधर से, इधर से, उधर से हाथी कौन कौन से, इधर से कौन से? ऐसे उतार लोगे कि लिखवाऊं लाइन? उतार लो। सैनिक शिविर को मिलिट्री कैंप कहते हैं, बाकी तो इंग्लिश में कोई बात है ही नहीं। तो क्या लिखवाया ये? अहम अस्मि योद्धे, मैं योद्धा हूं, मैं वीर हूं। वेरी गुड, शाबाश। उतार लिया। कहते हैं कि हल्दी घाटी युद्ध में मुगलों को एक ही चीज मिली थी, राम प्रसाद। क्या मिला था? इसलिए ना मेवाड़ में खूब साल तक मुगलों की मजाक उड़ाई जाती थी कि हल्दी घाटी युद्ध में मुगल क्या लेके गए? क्या राम प्रसाद। तो कहते हैं कि भाई मुगल हार के जब यहां से गए ना, तो गांव के अंदर से जब जाते तो हर गांव में मुगल कहते ये थे भाई हम जीत के आए। भाई ऐसे तो कैसे कहे कि हम हार के आए? तो गांव वाले मजाक उड़ाते, भाई क्या मिला तुम्हें जीते? तो राम प्रसाद मिला। और राम प्रसाद उनके पास में था, दिखाते हुए जाते कि देखो हम जीत के, हमें राम प्रसाद मिला है, राम प्रसाद। फिर मेवाड़ में मजाक उड़ानी शुरू कर दी कि भाई कोई जीतता है तो उसको क्या मिलता है? राम प्रसाद। की भाई जीत गए, अच्छा तेरे को भी राम प्रसाद मिल गया क्या? तो वो वैसे कि मुगलों को युद्ध में क्या मिला था? राम। तो बदायूं नहीं लिखता है कि मैं बागोर, भीलवाड़ा में जगह पड़ती बागोर, मैं बागोर से होते हुए आमेर होते हुए अजमेर होते हुए फतेहपुर सीकरी गया था। तो वो कहता है कि मैं जब गया तो रास्ते में जिस भी गांव से जाता, गांव वाले मेरी कोई बात का यकीन ही नहीं करता कि हम युद्ध जीत गए, और सब गांव वाले मेरी मजाक उड़ा दिया करते थे। तो लोगों को सबको पता ही था भाई युद्ध के अंदर क्या हुआ, तुम्हारे कहने से बाद में क्या होगा। तो मुगलों की सेना कहां रुकी थी? मौलाना मेवाड़ वालों की लौ से। बदायूं ने कितने फौजी बता था? उधर से श्यामलदास जी और 20,000 हाथी। कौन कौन से? मर्दाना गुचम। ये तो किसकी तरफ से? मुगलों की। और मेवाड़ वालों की तरफ से लोना और राम प्रसाद, इसमें राम प्रसाद का नाम बदल के। अच्छा एक बात और लिखते हैं, हल्दी घाटी युद्ध के अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग नाम दिए।
तो कौन से इतिहासकार ने क्या कहा है? तो एक तरफ मैं लिख रहा हूं इतिहासकार, एक तरफ लिखूंगा नाम, हल्दी घाटी युद्ध के नाम। तो दोनों लिख लो, हिस्टोरियन और हल्दी घाटी युद्ध के नाम, बैटल ऑफ नेम ऑफ हल्दी घाटी। अब मैंने बताया कि एक इतिहासकार तो युद्ध के मैदान में खुद ही था, कौन सा था? बताइए नहीं। एक आपने नाम सुना होगा, अकबर के दरबार का एक बहुत फेमस इतिहासकार हुआ है अबुल फजल, नाम सुना ना? एक अपने बाद में भारत के एक अच्छे इतिहासकार हुए आदर्शी लाल श्रीवास्तव। क्या नाम इतिहासकार का? आदर्शी लाल श्रीवास्तव। और एक अपने वाले टोड। इन चारों ने अलग अलग नाम दिए, मैं बताता हूं क्या क्या नाम है। बदायूं ने इसको कहता है गोगुंदा का युद्ध, बैटल ऑफ गोगुंदा। अबुल फजल इसको कहता है खमनोर का युद्ध। आपको याद हो तो मैंने उस दिन बताया था कि गोगुंदा और खमनोर की पहाड़ियों के बीच की जगह है ना, तो एक ने एक तरफ वाली पहाड़ियों का नाम दे दिया और एक ने दूसरी तरफ वाली पहाड़ियों का। आदर्शलाल श्रीवास्तव कहते हैं नहीं, वहां पर एक जगह और पड़ती है, इन दोनों पहाड़ियों के बीच में एक मैदान सा पड़ा, उस मैदान का नाम है बादशाह बाग। मैदान का नाम क्या? तो उन्होंने युद्ध का नाम दे दिया बादशाह बाग का। तो इंग्लिश में ही लिखना बैटल ऑफ बादशाह बाग, गार्डन वार्डन कुछ ही मत लिखना, जगह का नाम है बादशाह बाग। और जमस्टोड इसको कहता है मेवाड़ की थर्मोपोली। थर्मोपोली ऑफ मेवाड़, मेवाड़ की थर्मोपोली। थर्मोपोली ऑफ मेवाड़। उतार लो, मैं फिर समझाता हूं आपको। ये तीन तो अपने वहीं हल्दी घाटी के पास की जगह के नाम है, अलग अलग इतिहासकारों ने थोड़ा थोड़ा अलग अलग जगह दे दी। और मैं कहता हूं युद्ध यहां हुआ था, कोई थोड़ा सा कदे वहां हुआ था, एक कदे वहां हुआ, तो बस ये सेम बात है। बदायूं नहीं कहता युद्ध कहां पर हुआ? गोगुंदा। अबुल फजल कहता युद्ध कहां पे हुआ? खमनोर, जबकि उनके बीच की सी जगह। और आदर्शलाल श्रीवास्तव कहते हैं युद्ध कहां पे हुआ? हल्दी घाटी पास में जगह का नाम है बादशाह बाग नाम की जगह, तो बादशाह बाग नाम की जगह। टोड कहां का था? यूरोप। तो वो अपने यूरोप के युद्ध से एक तुलना करता है, वो कहता है जिस प्रकार हमारे यूरोप में हुआ था थर्मोपोली का युद्ध, उसी प्रकार मेवाड़ में हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध, इसलिए हल्दी घाटी क्या? मेवाड़ की थर्मो। वो कहता है जिस प्रकार हमारे यूरोप में हुआ था मैराथन का युद्ध, वैसे ही तुम्हारे मेवाड़ में हुआ था दिवेर का युद्ध, इसलिए तुम्हारा दिवेर क्या? मेवाड़ का मैराथन, और तुम्हारी हल्दी घाटी क्या? मेवाड़ की थर्मो। मैं उन दोनों युद्धों के बारे में बताता हूं थोड़ा। दो युद्ध देखो, मैं इससे पहले थोड़ा सा एक बताऊं। अपने इधर एशिया में एक साम्राज्य पड़ता था ईरान। कौन सा साम्राज्य? जिसको एक उस समय ज्यादा अच्छे नाम से जानते थे, पर्सिया। क्या बोलते थे? जिसको बाद में हम हिंदी में बोलने लगे फारस। क्या बोलने लगे? एक ही बात, आप उसको ईरान कहिए आज के हिसाब से। इंग्लिश वाले तो अभी देखिए पर्सिया बोलते हैं, बे ऑफ पर्सिया है, फारस की खाड़ी आपके लिए आज भी, और फारस का दो। उधर यूरोप, ये अपना एशिया का हो गया। यूरोप के अंदर एक देश पड़ता है ग्रीस। कौन सा देश है? जिसको आजकल अपने बोलने लगे, अपनी भाषा में अपने कहते हैं यूनान। क्या बोलते थे? यूनान। इस पर्सिया में एक राजा हुआ, जिस राजा का नाम था डेरियस। राजा का नाम क्या? जिसका हम हिंदी वालों ने नाम बदल के कर दिया दारा सिंह। क्या कर दिया? अपने हिंदी वालों के भगवान जाने क्या, हमने इतने लोगों के नाम बिगाड़े हैं जिसकी हद नहीं। हमने डेरियस का नाम क्या कर दिया? मुझे उससे भी बड़ी हंसी आती है। एक बंदे का नाम है सोक्रेटिस। सोक्रेटिस नाम करके बंदा है, हमने उसको कहा सुकरात। क्या कहा? जबकि उसका नाम क्या है? सोक्रेटिस। एक बंदे का नाम है एरिस्टोटल, हमने कहा अरस्तु। चलो यहां तक चलता है। एक बंदे का नाम था प्लेटो। क्या नाम था? हमने हिंदी में कहा अफलातून। प्लेटो अफलातून किधर से बनता है, पर हमने बनाया उस आदमी का। एक बंदे का नाम है अलेक्जेंडर। क्या नाम है? सिकंदर कैसे कह सकते हो उसको, पर हमने न केवल सिकंदर का बल्कि मुहावरे बना लिए, जो जीता वही, जबकि जीता सिकंदर नहीं था। जीतने वाले आदमी का नाम क्या था? मतलब सिकंदर को खुद को भी नहीं पता कि उसका नाम सिकंदर, पर हमने उसका नाम क्या बना लिया?
जबकि उसका नाम अलेक्जेंडर हुआ करता था। तो एक यदि आपने एक मूवी देखी, कंगना रनावत की एक मूवी है क्वीन, क्वीन क्वीन मूवी है, कंगना रनावत अकेली हनीमून मनाने चली जाती है पेरिस, वहां एक रशियन उसका दोस्त बनता है, तो उस रशियन से पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो रशिया वाले ये जितने भी लोग यूरोप वाले ज्यादातर, इनसे ये अक्सर नहीं बोले जाते, जी पलटा नहीं खाती उनकी, ये अपने ही बोलते हैं ऐसे अक्सर, तो वो इसको बोलेंगे, है ना, उनके इधर वाले होते नहीं, वो डे को डे बोलेंगे, टे को क्या बोलेंगे, टे। इसलिए इंडिया बोलते नहीं, रशिया वाले इंडिया, इंडिया, यू आर इंडियन, इंडियन, इंडिया, तो उनकी इंडिया और इंडियन ही होता है ना। तो वो पूछती है, उस रशियन से पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो बेचारा नाम कहता है अलेक्जेंडर। क्या नाम है? जेंडर तो बोला नहीं चाहिए, जेंडर तो अपना ही बोलते हैं, डे अपना ही पलटा खाता है अलेक्जेंडर, तो वापस कहते हैं अलेक्जेंडर, तो वो कहते नो नो इट्स अलेक्जेंडर, तो वापस कहते हाँ हाँ अलेक्जेंडर, वो वापस कहता है कि नहीं अलेक्जेंडर नहीं है, मेरी माँ अलेक्जेंडर। तो फिर कंगना लास्ट में कहते हैं छोड़, आज से तेरा नाम सिकंदर। वो कहता है ये क्या, ये केवल हमारे समझ में आता है, तुम्हारे समझ में नहीं है। हमने यार देशों के नाम बदल दिए, एक देश का नाम है कनाडा, हम कहते हैं कनाडा, एक देश का नाम है चाइना, कहते चीन, मतलब वो इस बात पे भी अटैक कर सकता है कि तुमने नाम बिगाड़ दिया यार मेरा। एक देश का नाम है रसिया, एक देश का नाम है पोर्चुगल, पुर्तगाल, अब भगवान जाने पोर्चुगल से पुर्तगाल कैसे बना, पर बना। देश का नाम है ग्रीस, अपने क्या कहते हैं, हाँ वैसे बंदे का नाम है डेरियस, हमने क्या नाम बना दिया, दारा सिंह जोरदार लगता है। अच्छा डेरियस या दारा ने ग्रीस पे अटैक कर दिया, कहां पे अटैक कर दिया, ये बात है 490 बीसी की। कब की बात है, बहुत पुरानी बात हुई, 490 बीसी में ग्रीस पे आक्रमण कौन कर देता है, डेरियस। डेरियस कहां का राजा है, ईरान, ईरान या पर्सिया का दो। ग्रीस में कई छोटे छोटे शहर हुआ करते हैं, राज्य, छोटे छोटे राज्य, जैसे अपने था मेवाड़, मारवाड़, जालोर, सिरोही, वैसे वहां पे अलग अलग थे। वहां पर एक राज्य था जिसका नाम था एथेंस। क्या नाम था, एक राज्य था, इसका नाम था स्पार्टा। क्या नाम था, एक का नाम एथेंस और एक का नाम क्या है, एथेंस पढ़ाई लिखाई में बहुत आगे था। ये जो मैंने तीनों नाम बताए, सुकरात, प्लेटो और अरस्तु, ये तीनों कहां के हुए थे, एथेंस के। तो एथेंस वाले पढ़ते थे बहुत अच्छा। स्पार्टा वालों का पढ़ाई लिखाई से कोई भी लेना देना, वो लड़ते थे केवल। और यदि आपने वो हॉलीवुड वाली 300 मूवी देखी तो उसमें एक सीन है कि एक बच्चा कमजोर पैदा होता है, इसलिए पहाड़ के ऊपर ले जाके फेंक देते हैं कि स्पार्टा में कमजोर लोगों के लिए कोई भी जगह नहीं है, यहां पे लड़ाकू योद्धा टाइप के लोग चाहिए सारे के सारे। तो एथेंस वाले पढ़ते थे, स्पार्टा वाले लड़ते थे। डेरियस अटैक करता है एथेंस पे। डेरियस कहां पे अटैक करता है, एथेंस। डेरियस और एथेंस की सेनाएं जिस मैदान में आमने सामने होती है, उस मैदान का नाम है मैराथन। उस मैदान का नाम क्या है, मैराथन नाम की जगह पर, मैराथन क्या है, जगह, मैराथन नाम की जगह पर डेरियस और किसके बीच में युद्ध होता है, एथेंस। कब की बात है, 490 बीसी। डेरियस कहां का राजा है, ईरान, पर्सिया या फारस का। किस पर अटैक कर रहा है, अच्छा एथेंस को लगा अकेले पार पड़े ना पड़े, तो एथेंस वालों ने अपना एक बंदा भेजा स्पार्टा। कहां भेजा कि जाओ यार स्पार्टा वाले, भाई मेवाड़ पे हमला हो तो मारवाड़ को बुला ले, वैसे मान लो, अब जालोर पे हमला हो तो सिरोही को बुला ले। एथेंस वालों पे हमला हुआ तो उन्होंने किससे सहायता मांगी, स्पार्टा। स्पार्टा अपना एक बंदा भेजा कि जाओ और स्पार्टा वालों को कहेगी अपनी सहायता कर। वो जो बंदा गया था, उस बंदे का नाम था फिसिपिडीज। क्या नाम था बंदे का, फिसिपिडीज नाम का बंदा था। कहते हैं जिन दिनों में युद्ध हुआ था उन दिनों में बरसात थी और पहाड़ी प्रदेश था, इसलिए घोड़े नहीं चल सकते थे। तो फिसिपिडीज को कहा भाई बिना घोड़े के जाएगा कैसे तू, फिसलेगा घोड़ा तो इन पहाड़ों के ऊपर। तो उसने कहा मैं पैदल दौड़ के चला जाऊंगा। तो कहते हैं कि फिसिपिडीज 48 घंटे में, मतलब 2 दिन के अंदर लगभग 150 किलोमीटर दौड़ता है। 150 किलोमीटर कोई ज्यादा बड़ी नहीं होता है ना, इतना चंबा मत कीजिए। अभी तो अपने महीने भर पहले एक सिक्कर का लड़का 300 दौड़ गया था ना, 300 चला गया था, कोई बड़ी होती नहीं। मतलब 50 घंटे में 150 किलोमीटर, मतलब घंटे में कितने, 3 किलोमीटर। मैं नॉर्मल चल जाऊं 6, खाली चलाओ ना मेरे को, एक बार ना भगाओ तो ही मैं 6 चलता हूं। तो ये तो कोई बड़ा होता नहीं, आप भी चलोगे तो इधर चल लोगे। अपने को लगता है यूं कहता हूं मैं, 2 दिन में 150 है ना, तो ये सोचा मत करो इतना। अच्छा तो कौन से युद्ध की बात है, मैराथन के युद्ध की बात है। किस किस के बीच में मैराथन का युद्ध, डेरियस और एथेंस के बीच। एथेंस वालों ने सहायता के लिए किसको बुलाया, स्पार्टा। किसको भेजा, पर स्पार्टा वाले आए नहीं। उनका नहीं यार एक बार मुहूर्त सही नहीं है, और गलत मुहूर्त में हम घर से बाहर नहीं निकलते। अपने होता गांव में मुहूर्त मानते खूब सारे लोग, अब अच्छे दिन नहीं चल रहे भाई बाहर नहीं जाएंगे, मलमास लगे हुए बाहर नहीं निकलेंगे, श्राद्ध चालू हो गए बाहर नहीं निकलेंगे, बिद्दर लग गए बाहर नहीं निकलेंगे। वैसे स्पार्टा वालों का आगे नहीं, चांद डूबा हुआ है,
और डूबते हुए चांद के अंदर हम बाहर नहीं निकलते। तो ये नहीं निकले तो अकेला कौन लड़ेगा? एथेंस। किससे लड़ेगा? डेरियस से। कौन से मैदान में? मैराथन के मैदान में। कब? एथेंस जीतता है। कौन जीतता है? एथेंस। एथेंस का एक सेनापति हुआ करता था मिलिटियाडीज। उनका जो सेनापति, उस सेनापति का नाम क्या? और मिलिटियाडीज नाम के सेनापति ने मैराथन के मैदान के अंदर ईरान को हरा दिया था, डेरियस को हरा दिया था। तो जम्स्टोड कहता है, जिस प्रकार हमारे एथेंस की एक छोटी सेना ने डेरियस की एक बड़ी सेना को मैराथन के मैदान में हरा दिया था, उसी प्रकार तुम्हारे प्रताप की एक छोटी सेना ने अकबर की एक बड़ी सेना को दिवेर के मैदान में हरा दिया। इसलिए तुम्हारा दिवेर मेवाड़ का क्या है? आई बात समझ में? तो मैराथन का युद्ध कब हुआ? 490। किस किस के बीच में? डेरियस और एथेंस। एथेंस वालों का सेनापति कौन है? मिलिटियाडीज। आई बात समझ में? अच्छा, इस युद्ध में बुलाने के लिए एक बंदा दौड़ लगाता है, उस बंदे का नाम क्या है? फिसिपिडी। कहां जाता है वो? स्पार्टा। लेकिन स्पार्टा वाले सहायता करने तो नहीं। कौन से युद्ध के लिए दौड़ लगाएगी? लंबी दौड़ लगाएगी, इसलिए लंबी दौड़ों को मैराथन की दौड़ कहते हैं। आज भी कोई लंबी दौड़ होती है उनको क्या कहते हैं? मैराथन। तो मैराथन की दौड़ों में दौड़ते थोड़ी है, चलते ही है भाई। 150 किलोमीटर दौड़ा दौड़ जाए यार, तो चाल ही होती है एक प्रकार की। तो पहली बार लंबी चाल यदि किसी ने चली या लंबी दौड़ किसी ने लगाई तो किसने लगाई थी? फिसिपिडीज। कौन से युद्ध के लिए? मैराथन के लिए। इसलिए आज भी लंबी दौड़ों का नाम क्या पड़ गया? मैराथन। डेरियस हार जाता है, मिलिटियाडीज जीतता है इसके अंदर। इसके 10 साल बाद डेरियस का बेटा है, डेरियस के बेटे का नाम है जरक्सीज। डेरियस के बेटे का नाम क्या है? कितना प्यारा नाम है जरक्सीज। हम हिंदी वालों ने भयंकर नाम किया कि बोला और नहीं जाए। हम हिंदी में इसको ये बोलते हैं, आप बोल सकते हो तो बोल लेना, जो भी है, मेरे से नहीं बोला जाएगा ना। तो इस जरक्सीज ने वापस हमला किया इस बार। इस बार जो इनके बीच में युद्ध होता है वो युद्ध थर्मोपोली। कौन सा युद्ध है? और इस बार ये मिलके लड़े, एथेंस और स्पार्टा वाले मिलके लड़े। स्पार्टा और एथेंस दोनों लड़े। थर्मोपोली दो पहाड़ों के बीच का दर्रा है। जिस प्रकार हमारे खमनोर और गोगुंदा की पहाड़ियों के बीच का दर्रा था हल्दी घाटी, वैसे वहां पर दो पहाड़ों के बीच का जो दर्रा था उस दर्रे का नाम क्या था? इस थर्मोपोली वाले दर्रे में स्पार्टा की तरफ से एक सेनापति लड़ रहा था, लियोनिडास। कौन था? लियोनिडास या लियोनिडास नाम का एक सेनापति लड़ रहा था। कहते वैसे तो उनकी सेना 10,000 के आसपास की सेना थी, लेकिन लियोनिडास के पास में जो टुकड़ी थी उस टुकड़ी में सैनिक थे 300। कितने सैनिक थे? और वो अपने 300 सैनिकों को लेके उस थर्मोपोली वाले दर्रे में, उस थर्मोपोली वाली घाटी में जरक्सीज की एक बड़ी सेना को जाम कर देता है। तो जिस प्रकार लियोनिडास ने अपने मात्र थोड़े से सैनिकों के साथ में और उस दर्रे में एक बड़ी सेना को जाम कर दिया था, उसी प्रकार महाराणा प्रताप ने अपनी छोटी सेना के साथ हल्दी घाटी के दर्रे में मुगलों की एक बड़ी सेना को जाम कर दिया था। इसलिए हल्दी घाटी मेवाड़ की क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? हालांकि लियोनिडास का तो अंत बेचारे का बुरा होता है। इनमें से एक बंदा विश्वासघात करता है, विश्वासघात करके रास्ता बता देता है उनको कि घाटी की एक तरफ से रास्ता और है। वो घेर लेता है जरक्सीज और घेर के लियोनिडास को उन सबको मार देता है। पर जम्स्टोड कहता है जो बहादुरी हमारे यूरोप में किसने दिखाई थी? लियोनिडास ने। वैसी बहादुरी तुम्हारे हल्दी घाटी युद्ध में किसके द्वारा दिखाई गई? प्रताप। पर जम्स्टोड खुद एक बात को आगे एडमिट करता हुआ अगली लाइन लिखता है कि हमारे पूरे यूरोप में एक थर्मोपोली है, एक लियोनिडास है। हमारे पूरे यूरोप में एक थर्मोपोली और एक ऐसा भयंकर युद्ध एक ही हुआ था जब मुट्ठी भर सैनिक इतनी बड़ी सेना के सामने जाके लड़ लिए, और वो सेनापति एक ही हुआ था। वो कौन था? जम्स्टोड कहता है तुम्हारे राजस्थान के गांव गांव में थर्मोपोलियां, घर घर में लियोनिडास है। उसने कहा ऐसे डाकी तुम्हारे चलते फिरते पैदा हो गए। और अपने सारी लड़ाइयां वैसे कि साहब इधर से आदमी 50, उधर से आदमी 350, इधर से आदमी 1800, सामने आदमी 22,000, इधर से आदमी 8600, सामने से आदमी 80,000, इधर से बंदे 7,500, उधर से बंदे 42,000। टोटल लड़ाइयां ऐसी। राजस्थान की ज्यादातर लड़ाई साके तो जितने वो सारे ये के हैं। बस साके का मतलब होता था अंतिम युद्ध। तो अंतिम युद्ध तो तभी लड़े जाते थे जब भाई आपकी संख्या कम है और दुश्मन की संख्या बहुत ही ज्यादा है। तो पता था मरना ही है, आप दुश्मन को जितना ज्यादा काट सकते हो उतना ज्यादा काटा जाए। तो वो कहता है कि भाई हमारे तो एक थर्मोपोली है, एक लियोनिडास है, तुम्हारे गांव गांव में थर्मोपोली है, घर घर में कौन है? तो अपने किसी राजस्थान, वो इंग्लिश की लाइन है उसकी कुछ, अपने राजस्थान की किसी राइटर ने उसकी राजस्थानी की कि दोहरा घाटियां ताल रो आंटी लो इतिहास, गांव गांव थर्मोपोलिन, घर घर लियोनिडास। किन दोहरों घाटियों और तालों का एक अजब इतिहास है जिसके गांव गांव के अंदर थर्मोपोलियां, घर घर के अंदर क्या है? तो याद रहेगा। तो आप पढ़ते हो इसको मेवाड़ का मैराथन कहते हैं, इसको मेवाड़ का थर्मोपोली कहते हैं। तो थर्मोपोली और मैराथन नाम की दो जगह है, जो जगह कहां पर है? ग्रीस में। यहां पर दो युद्ध हुए थे जिनमें एक युद्ध कौन सा हुआ आपका? मैराथन का, और दूसरा कौन सा हुआ? थर्मोपोल। थर्मोपोली हुआ 480 BC में और मैराथन कब हुआ आपका? 490।
दोनों बार ईरान की तरफ से अटैक हुए। पहली बार अटैक किया था डेरियस ने, दोबारा अटैक किसने किया था? बोले पड़ेगी बात, चलो उतारोगे? इसका क्या उतारना है, रहने दो ना, खुद पढ़ना जाके थोड़ा देखना। अब लिखो हल्दी घाटी युद्ध का महत्व है, ये मैंने यू बता दिया, वरना अपने दिमाग में रहता है मैराथन क्या है, थर्मोपोली क्या है। हल्दी घाटी युद्ध का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ बैटल ऑफ हल्दी घाटी। हल्दी घाटी युद्ध का महत्व। अच्छा देखो, अपने जब भी कोई युद्ध पढ़ते हैं तो मैं एक लाइन आपको हमेशा लिखवाता रहता हूं कि दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार। पर आपको इस बार क्या लगता है कि महाराणा प्रताप साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है? ना, महाराणा प्रताप अपना घर बचा रहा है। क्या कर रहा है? साम्राज्य का विस्तार कौन करना चाहता है? अकबर। इसका मतलब ये युद्ध ऐसा युद्ध है कि एक तरफ तो एक साम्राज्यवादी शक्ति है, कैसी शक्ति है? इंपीरियलिस्टिक पावर है, और दूसरी तरफ एक बंदा अपने प्रदेश को बचाना चाहता है। किसको बचाना चाहता है? ये मेरा घर है, इस घर के अंदर तुम कोई भी इंटरफेयर मत करो। बाकी तुम पूरे इंडिया में कर रहे हो, उससे मेरे कोई भी लेना देना, पर मेरे घर में तुम नहीं घुस सकते। ये लड़ाई ठीक वैसी है जैसी लड़ाई हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। अंग्रेजों ने हमारे घर पे आके कहा, हम इंग्लैंड थोड़ी गए थे, इंग्लैंड भारत आ गया था। तो हम बाद में जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं तो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई के अंदर एक बंदा को सबसे अधिक याद किया गया, एक युद्ध को सबसे अधिक याद किया गया, तो युद्ध कौन सा है? हल्दी घाटी वाला युद्ध है। हमने कहा कि यार जिस प्रकार हल्दी घाटी में प्रताप एक साम्राज्य विस्तार वाली शक्ति के सामने अपने प्रदेश की स्वतंत्रता के लिए अड़ गया था, भिड़ गया था, लड़ गया था, उसी प्रकार अंग्रेज अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे हैं और हम भारत के लोग उनके खिलाफ लड़ना चाहते हैं। बात समझ में? तो किस किस के बीच का युद्ध बताओ देखिए। साम्राज्यवादी शक्ति के खिलाफ किसका संघर्ष है? प्रादेशिक प्रदेश की स्वतंत्रता का संघर्ष है। लिखो, यह युद्ध साम्राज्यवादी शक्ति एवं प्रादेशिक स्वतंत्रता के बीच का संघर्ष था। यह युद्ध एक साम्राज्यवादी शक्ति एवं प्रादेशिक स्वतंत्रता के बीच का संघर्ष था। दिस बैटल वॉज ए स्ट्रगल बिटवीन इंपीरियलिस्टिक पावर एंड रीजनल फ्रीडम। दिस बैटल वॉज ए स्ट्रगल बिटवीन इंपीरियलिस्टिक पावर एंड रीजनल फ्रीडम। यह युद्ध एक साम्राज्यवादी शक्ति एवं प्रादेशिक स्वतंत्रता के बीच का संघर्ष था। दिस बैटल वॉज ए स्ट्रगल बिटवीन इंपीरियलिस्टिक पावर एंड रीजनल फ्रीडम। ये रीजनल भाई हम है तो हमें जिंदा रहने दो यार, हमारे खिलाफ कोई पंगा मत करो तुम फालतू। प्रादेशिक स्वतंत्रता का संघर्ष था। ठीक है, चलो दूसरा। इस युद्ध से पहले यह माना जाता था कि मुगल अजय हैं। मुगल क्या है? अजय का मतलब समझते हो? अजय का मतलब जो किसी से भी हारे ना, कि भाई इनको तो कोई हरा ही नहीं सकता यार। इस युद्ध ने मुगलों की ये जो इमेज थी कि मुगल किसी से हार नहीं सकते, वो चकनाचूर की। अब लोगों में कॉन्फिडेंस है कि नहीं ये भी हार सकता, इनको भी हराया जा सकता। तो इस युद्ध ने मुगलों की कौन सी इमेज तोड़ दी थी? अजय था, कि वो अजय है, इस इमेज को क्या कर दिया था? तोड़ दिया। लिखो फिर मैं और समझाता हूं बात। इस युद्ध ने मुगलों की अजयता की छवि को तोड़ दिया था। दिस बैटल सेटल्ड, सेटल्ड मतलब चकनाचूर करना, तोड़ देना। दिस बैटल सेटल्ड मुगल्स इमेज ऑफ इनविंसिबिलिटी। इस युद्ध ने मुगलों की अजयता की छवि को तोड़ दिया था। सेटल्ड, SHATTERED। दिस बैटल सेटल्ड मुगल्स इमेज ऑफ इनविंसिबिलिटी। इनविंसिबल है, वो किसी से हार नहीं सकते। मुगलों की अजयता की छवि को तोड़ दिया था। मुगलों कैसी छवि को तोड़ दिया था? अजयता की छवि को तो। और है ना, कई बार इमेज कई चीजों की इस प्रकार की बन जाती है कि बाद में लोग उस इमेज से डरते हैं। वो चीज वैसी होती है कि नहीं होती है पता नहीं, पर उसकी इमेज इस प्रकार की कायम हो जाती है कि हमें लगता है इस बंदे को कोई भी हरा नहीं सकता है, इस चीज को कोई भी तोड़ नहीं सकता। ऐसे मैं एक सिंपल सी बात कहूं, आज के 15 साल पहले तक आरएस की तैयारी करने वाले लोग बहुत कम थे। कारण क्या था? कि अपने आसपास में हमने कभी आरएस देखा ही नहीं था। जिंदा आरएस हम हमारी जिंदगी में देखते ही नहीं थे कभी। भाई कभी कोई टीवी पे देख लिया तो बात अलग है, फलाने कलेक्टर साहब है, या कभी स्कूल में कोई एक आधा देख लिया तो भले ही देख लिया। अब बाकी अपने आसपास के अंदर कोई भी आरएस नहीं था, इसलिए अपने लगता था बहुत दूर की कोड़ी है।
और ये आरएस वाला पेपर अपने बस की बात है। तो 15-20 साल पहले तक हर कोई आदमी इस प्रकार का तेवा मिल जाता कि यदि आप कह भी देते कि मैं आरएस की तैयारी कर रहा हूं तो अगला ऊपर से नीचे दे देगा अंबा है। ये बातें अब मतलब आरएस की तैयारी करेगा। पिछले 5-6 साल के अंदर पिछली 2-3 भर्तियों में अपने आसपास से लोग लगे, चाचा का बेटा लग गया, आपके स्कूल का सीनियर लग गया, आपका कॉलेज का साथ वाला बंदा लग गया, तब आपको लगा कि ये कर सकता है। और आसपास वाला लगता है ना, तब कॉन्फिडेंस अंदर ज्यादा आता है, क्योंकि चाचा वाले बेटे की औकात अपन ज्यादा जानते हैं। और ये लग गया तो मैं तो इससे थोड़े ढंग के लखन वाला तो हूं, तो मैं लग सकता हूं। इमेज टूटी है, इसलिए आपकी संख्या इतनी बड़ी है। मैं कहता हूं अभी तक भी ज्यादातर जब मैं हर क्लास में बच्चों को कहता हूं कि ये आरएस का बैच नहीं है, ये सिविल सेवा की तैयारी का बैच है। किसका बैच है? सिविल सेवा। और सिविल सेवा की तैयारी के 2 पेपर है, एक होता है आरएएस, एक पेपर होता है आईएएस। मैं बच्चों को कहता हूं कि इसी बैच में बैठ के आईएएस का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, कुछ भी उसके अंदर बचेगा नहीं। फिर भी एक भी बच्चे की हिम्मत नहीं होती कि वो कदे मैं आईएएस की तैयारी करता हूं, क्योंकि आपकी इमेज नहीं टूट पा रही। आपको लगता है आईएएस बहुत बड़ी चीज है, इसलिए आईएएस वाले बैच के अंदर लिमिटेड से बच्चे होते हैं। आरएस वाले बैचों में घनघोर हर महीने बढ़ाओ है। हमारे पास फैकल्टी कम पड़ रही है, जगह कम पड़ रहा है, वरना तो भीड़ भर भर के आ पा रही है, कारण कि इमेज टूट गई आसपास की। आप नॉर्मल ले लो, सरकारी नौकरी के बारे में ले लो इसको, कि कई साल पहले तक सरकारी नौकरी को बड़ा हवा मानते थे। अपने से पिछले वाली पीढ़ी है, उनके अंदर कोई सरकारी नौकरी भी लग जाता। आज भी गांव में कहते हैं कि भाई हमारे टाइम में तो गांव में सरकारी नौकरी 2 ही आदमी थे। वो इमेज है अपने आप में बनी हुई, क्योंकि वो लोगों को लगता था बहुत भयंकर चीज है, इसलिए कोई जाता नहीं था उस तरफ। आज वो हवा टूट गया। आज अपने आसपास में टीचर खूब सारे मिल जाएंगे, पटवारी मिल जाएंगे, ग्राम सेवक मिल जाएंगे, इसलिए इस प्रकार की तैयारी करने में अब अपने कोई भी हिचकिचाहट है। तो हल्दी घाटी युद्ध ने मुगलों की इमेज तोड़ दी कि मुगल किसी से हार नहीं सकते। और इमेज टूटती तब क्या होता है कि मुगलों की जब एक बार ये राजस्थान में इमेज टूटी कि मुगल भी हार सकते हैं, तो सिरोही वालों ने ठोक लिया। इतना आ गया सिरोही, उसने मुगलों का एक फौजी नहीं छोड़ा और दत्तानी में सारे मार दिए थे। वरना मुगलों के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था कोई ये सुनता ना कि मुगल आ रहे हैं तो बेचारा सरेंडर करता। पहले मरने दो रे, कौन लड़ेगा यार, इतनी बड़ी सेना लेके आगे मरमुरा जाएंगे। पर अब लगा कि ना ना, इतनी दम वाली बात नहीं है भाई साहब। हल्दी घाटी में जब प्रताप रह सकता था, अपने भी इनको रह सकते हैं। तरीका उस वाला अपना लो, वो पहाड़ों में लड़ दे, हम पहाड़ों में लड़ लेंगे। दत्तानी पहाड़ों में लड़ा गया युद्ध। कि मेवाड़ के इतिहास में जो महत्व हल्दी घाटी का है, सिरोही के इतिहास में वही महत्व किसका है? दत्तानी का, है ना। तो इमेज टूटना बड़ी जोरदार चीज होती है। मैं अक्सर एक एग्जांपल और देता हूं कि कई साल पहले तक मतलब ऑस्ट्रेलिया की टीम जो हुआ करती, क्रिकेट वाली टीम, उसके लिए कहा जाता है वो किसी से हारे नहीं। मतलब ऑस्ट्रेलिया वाले किससे हार जाए? ऑस्ट्रेलिया लगातार 16 टेस्ट मैच जीत के इंडिया आता है, 15 टेस्ट मैच जीत के इंडिया आता है। कितने टेस्ट मैच जीत के? 15। और लगातार 15 मैच जीत है, मतलब पिछले 15 टेस्ट में उसको कोई भी हराने वाला नहीं हुआ। इंडिया आया तो पहले अपने अखबारों ने तो पहले कहना शुरू कर दिया कि भाई इंडिया कितना बुरा हारेगा, इस पे देखना है। क्या तीनों मैच हार जाएगा भारत? क्या बचा पाएगा एक भी मैच को? क्या ड्रॉ करा पाएंगे भारतीय खिलाड़ी? मतलब जीत की तो संभावना नहीं थी, ड्रॉ करवा ले वही बहुत बड़ी बात। पहला मैच हुआ बॉम्बे में, हम उस इमेज के खिलाफ लड़ रहे थे, हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नहीं लड़ रहे, हम उस इमेज के खिलाफ लड़ रहे। इमेज क्या कहती है कि ऑस्ट्रेलिया किसी से हार नहीं सकता, इसलिए हार गए हम पहले। वो धोनी वाली मूवी का डायलॉग बहुत अच्छा है कि तुम जानते हो हम कहां पे हारे थे, है ना? हम बास्केटबॉल कोर्ट में हार गए थे। कि युवराज की जो इमेज थी ना कि ये बहुत भयंकर प्लेयर है, हमारे खिलाड़ी जो उसमें मरमुरा गए थे। बॉम्बे में टेस्ट मैच होता है, मुझे याद है, वो ऑस्ट्रेलिया इंडिया के बीच में। इंडिया 3 दिन में हारती है। मतलब ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करके 500 समथिंग कुछ रन बनाए या 600 समथिंग कुछ रन बनाए। इंडिया दोनों पारियों में मिला के 250 बनाता है। एक पारी और पता नहीं कितने दिन से 3 दिन में रगड़ के रख दिया उन्होंने। अब अगला टेस्ट मैच होना है कलकत्ता। ऑस्ट्रेलिया वालों के पहले से बयान आने शुरू हुए, इस बार 2 दिन में ही भारत को कर देंगे चलता, 3 दिन मनाएंगे कलकत्ता में पिकनिक, अपने वालों को फिटर लगेगी, ये मारेंगे जिसमें शक नहीं। वापस ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग की, 1.5 दिन की बैटिंग की, और 1.5 दिन की बैटिंग के अंदर फिर मारा उन्होंने बैंकर वाले। वही 576 का आगे से कोई विशाल स्कोर खड़ा किया। इंडिया का तुम खेलो, अपने वाले 125 में बाहर, 125 पे बाहर, तो ऑस्ट्रेलिया वालों को एक बार और खेल लो, आज शाम तक सारे 12 आ जाओगे। दूसरे दिन का गेम, दूसरे दिन वापस जाके खेलने शुरू हुए, और जाते जाते इंडिया के 3 विकेट फिर गिर गए। तो क्या आप कल सुबह जल्दी जल्दी आएंगे? सुबह सुबह ऑस्ट्रेलिया वालों को वैसे ही इतनी वो रफ्तार में स्विंग मिलनी शुरू होगी तो अपने वाले तो वैसे ही आधे घंटे में बाहर आ जाएंगे। दूसरे दिन बैटिंग करने के लिए लक्ष्मण और द्रविड़ पूरा दिन खेल गए, पूरे दिन विकेट ही नहीं, पूरा दिन ही खेल गए। तीसरे दिन वापस खेल गए, लक्ष्मण बनाया 281, द्रविड़ बना के 180, टेलेंडर लास्ट में थोड़ी और बना गए, 232 का आगे का लक्ष्य दिया। अब 5वां दिन,
500 दिन इंडियन पिच है, इतनी मिट्टी उड़ती है कि बॉल यहां टपक आगे किधर जाएगी पता ही नहीं है, इधर भी जा सकती है इधर भी जा सकती है। हरभजन सिंह इकट्ठे कर गया सबको, इंडिया टेस्ट में जीत गया। इमेज टूटी कि ऑस्ट्रेलिया को भी हराया जा सकता है, इसलिए अगला टेस्ट में देखो कॉन्फिडेंस क्या चीज होती है। अगला टेस्ट मैच, अगले टेस्ट मैच में गांगुली कैप्टन, वो ऑस्ट्रेलिया जो किसी को धारा नहीं करता था, उसके कप्तान को गांगुली ने टॉस के लिए वेट करवा दिया था। स्टीव वो जाके टॉस के लिए खड़ा हो गया, गांगुली टॉस करने नहीं गया, जीते हुए आराम से जाएंगे इस बार अपने। गांगुली आराम से गया तो स्टीव वो वैसे ही वो खाया हो यार, मेरे को वेट करा लोग, स्टीव वो कहते हैं ऑस्ट्रेलिया कैप्टन हो। दादा ने कहा वैसे ऐसा ही होगा, पिछला जीते हम इस बार। चेन्नई का टेस्ट मैच इंडिया फिर जीता है, तेंदुलकर शतक मारता है, इंडिया फिर जीत जाता है। पहले इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नहीं लड़ रहा था, उनकी इमेज के खिलाफ लड़ रहा था। जिस दिन इमेज टूटी ऑस्ट्रेलिया मैच जीत गया। उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया का बंटाधार है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया वो टीम कभी नहीं रही, जीती उसके बाद भी खूब सारे मैच जीती होगी, पर वो जो खौफ हुआ करता, डर हुआ करता, तो वो मिट गया था। उसके बाद इंडिया हर दौरे में ऑस्ट्रेलिया जाके भी वहां पे टेस्ट मैच जीत लिया करती, ऑस्ट्रेलिया जाके भी वहां पे मैच को ड्रॉ करवा लिया करती। ये का ये सेम हुआ करता था वेस्ट इंडीज, किसी टाइम में वेस्ट इंडीज वालों का हुआ करता था। वेस्ट इंडीज का एक कैप्टन हुआ रिची रिचर्डसन, रिची रिचर्डसन नाम का उनका एक कैप्टन हुआ। 1994 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक मैच में पहली बार हेलमेट पहनता हो, 74 मैच के बाद। उसने 74 मैच तक कभी हेलमेट नहीं पहना था, बोले तो टाबरों के सामने हेलमेट पहन। उस दिन मैकग्रा की बॉलिंग के सामने वो पहली बार हेलमेट पहना था। तो अभी भी कहा जाता है कि वेस्ट इंडीज की क्रिकेट किस दिन मर गई कि जिस दिन रिचर्डसन ने हेलमेट पहन लिया था, और डर की शुरुआत थी। 94 के बाद वेस्ट इंडीज नहीं जीता, उसके बाद में फिर आगे ऑस्ट्रेलिया ही है, पूरी ऑस्ट्रेलिया की दहाक रही है। इसलिए इमेज के टूटने, छवियों के टूटने बहुत बड़ी चीज होती है ना। आजकल ये पार्टियां ज्यादातर तो इसलिए हार जाती है कि सामने बीजेपी है, उस इमेज से हार रही है। उनको लगता है कि ये दोनों भाई मिलके कुछ ना कुछ ऐसा कांड कर जाएंगे और अपनी पार नहीं पड़ेगी। जिस दिन इमेज टूटने लगेगी उस दिन सब जगह हार जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक ये हल्दीघाटी युद्ध की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि इस युद्ध ने क्या तोड़ दिया था, मुगलों की वो जो इमेज थी उसको क्या कर दिया था, चकनाचूर। और सुनो दूसरी बात, अच्छा दो आदमी लड़ रहे, एक प्रताप और अकबर। प्रताप के पास में संसाधन जो रिसोर्सेज है वो कम है या ज्यादा है, कम संसाधन। कम संसाधनों के बावजूद प्रताप इस युद्ध में लड़ते हैं, इसलिए प्रताप अपनी जनता के अंदर एक तो आशा जगाते हैं। क्या जगाते हैं, एक जगाते हैं नैतिकता। लिखो आप, फिर मैं और समझाऊंगा इसको कि क्या क्या जगाते हैं, बताओ देखिए, लिखो। कम संसाधनों के बावजूद, डिस्पाइट लेस रिसोर्सेज या लिमिटेड रिसोर्सेज, कम संसाधनों के बावजूद, डिस्पाइट लिमिटेड रिसोर्सेज, प्रताप ने अकबर का सामना किया। प्रताप कन्फ्रंटेड अकबर, प्रताप ने अकबर का सामना किया। प्रताप कन्फ्रंटेड अकबर, प्रताप ने अकबर का सामना किया, जिससे मेवाड़ की जनता में आशा व नैतिकता का संचार हुआ। विच इन्फ्यूज्ड होप एंड मोरलिटी एमंग पब्लिक ऑफ मेवाड़, जिससे मेवाड़ की जनता में आशा व नैतिकता का संचार हुआ। विच इन्फ्यूज्ड होप एंड मोरलिटी एमंग पब्लिक ऑफ मेवाड़, मेवाड़ की जनता में आशा व नैतिकता का संचार हुआ। विच इन्फ्यूज्ड होप एंड मोरलिटी एमंग पब्लिक ऑफ मेवाड़। मैंने दो शब्द यूज में लिए, क्या क्या शब्द यूज में लिए, एक तो आशा, एक क्या है नैतिक। और सुनो देखो, आरएस का रिजल्ट आता है अखबार में, दूसरे दिन आता है भाई आरएस का रिजल्ट जारी, 990 पदों के लिए विधि वैकेंसी, 990 नवचयनित आरएस। एक न्यूज ही है, उस न्यूज के साथ में दो एक न्यूज और होती है। ऐसे एक न्यूज उसके अंदर ये आएगी कि टॉप 10 में कोई बंदा, उसका इंटरव्यू छपा है ना, कि भाई 6ठी रैंक पे जो बंदा है उसका इंटरव्यू छपा। आपने जब पढ़ा उस 6ठी रैंक वाले बंदे के बारे में, तो आपको पता चला कि जिस बंदे की 6ठी रैंक आई है, इसके पापा कलेक्टर है या पापा भी एसडीएम है इसके, है ना, और इसकी मम्मी जो है एसबीआई बैंक में मैनेजर है। आपने देखा कि स्कूल, तो आपको पता चला कि किसी एक सेंट जेवियर टाइप की स्कूल से उसने 12th किया, फिर कोई इसी प्रकार की स्टीफन टाइप की कॉलेज से दिल्ली से जाके उसने अपना ग्रेजुएशन किया, फिर वही दिल्ली से उसने अपना इंग्लिश मीडियम के अंदर एमए किया। उसके बाद उसने कोई स्प्रिंग बोर्ड जैसी बड़ी सी कोचिंग से कोचिंग की और बाद में उसका पहले अटेम्प्ट के अंदर क्या हो गया, आरएस में सिलेक्शन। एक एक न्यूज ही है, ठीक है। एक न्यूज और कहीं साइड में होती है कि जैसलमेर के सुदूर एक गांव का लड़का, जिसने 10th के बाद अपनी पूरी पढ़ाई प्राइवेट की है, जिसके पिताजी है ही नहीं, मम्मी मजदूरी करके जीवन यापन करती है, वो खुद भी पार्ट टाइम जॉब करता था किसी दुकान के अंदर। 12th प्राइवेट किया, बीए प्राइवेट किया, एमए उसकी चल रही है, एमए प्राइवेट की, कोचिंग वोचिंग थी नहीं उसके पास, नोट्स वोट्स मंगा के किताबें विताबें लेके खुद ही उसने संघर्ष किया, खुद का सिलेक्शन हुआ। उसकी रैंक आई 427। कौन सी रैंक आई, 400। एक बंदे की रैंक अच्छा है, एक बंदे की 427। आप मोटिवेट किससे होते हो,
आप 427 वाले से मोटी, उल्टा आपको छठे वाले को देख के लगता है कि इसकी तो पहली आनी थी, इसकी छठी कैसे है? तेरे को घर वालों ने इतने संसाधन दिए, फिर भी तू रैंक कौन सी लेके आया? छठी। आपको लगता इतने मेरे पास होते तो तुम्हें फर्स्ट से भी ऊपर निकल जाता थोड़ा। अब आपको लगता है ये बंदा जिसके पास कुछ नहीं था उसके बाद 427 लेके आ गया, तो इसकी तुलना में मैं थोड़ा ठीक हूं, इसकी तुलना में मैं अच्छा हूं, तो इसकी जब 427 आ सकती है तो मेरी 127 आएगी, मेरी 227 आएगी। वो आपको आशा दिलाता है। इसका मतलब कम संसाधनों में जो लड़ाई करते हैं वो आपके अंदर क्या दिलाते हैं? और आशा। नैतिकता का तो मतलब होता है सही रास्ता। तो हमें लगता है कि नहीं, आदमी सही रास्ते का चुनाव करे तो भी सफल हुआ जा सकता। मैं कहूं ना, यदि इस प्रकार के लोग सिलेक्ट होने बंद हो जाए, है ना, जो ये मैंने जो सेकंड वाला उदाहरण दिया, इस प्रकार के हो जाए, तो एक तो लोग तैयारी करना बंद कर दे। लोगों को लगे कि यार यदि पहले वाले टाइप के सारे सिलेक्शन होने लग जाए तो अपने वैसे डरने लग जाए। कई साल पहले तक ये भी एक कंडीशन थी कि पहले आरएस में जितने सिलेक्ट हो रहे थे वो सारे लोग वो थे जो कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़े थे, जिनकी एजुकेशन बहुत अच्छी हुई थी। इसलिए आज दिन तक एक दिमाग के अंदर फोबिया है कि मेरे परसेंटेज कम, आरएस की तैयारी कर सकता हूं क्या? क्योंकि शुरुआत में जो भी इनमें सिलेक्ट हुआ करते वो सारे परसेंटेज वाले हुआ करते। 10th में मेरिट आई, 12th में मेरिट आई, बीए में कॉलेज का टॉपर था और बाद में आरएस लग गया। तो आपको लगता है अपने परसेंटेज 10th और 12th दोनों में मिला के 63 है ना? तो अपने तैयारी करे या ना करे, अपने सोचा करते थे इस बात में कि भाई बीए 47% से बीए की भी है अपनी, तो ये अपनी इमेज बनी हुई थी अपने सामने। पर अब जब दूसरे वाला बंदा सिलेक्ट हुआ तो उसने अपने सामने क्या जगह? आशा जगह। मैं कहता हूं सारे पहले प्रकार के बंदे हो तो एक तो बंदे तैयारी करना बंद कर दे, वो निराशा में डूबे, लोगों को लगे भाई ये अपने बस की बात नहीं है। यह आदमी अनैतिक साधनों का प्रयोग करे। किसका प्रयोग करे? या आदमी किसी बंदे के पास पैसे और दिमाग नहीं, वो सोचेगी 2 बीघा जमीन सल्टा देंगे, 50-1 लाख में पेपर लाते हैं, ये सोचे। ये नैतिक तो नहीं है। ये तो कैसा तरीका है? अनैतिक तरीका है, एथिकल तो नहीं है अपने आप के अंदर। तो जब आप सही तरीकों से किसी को चलते हुए देख के सफल होते हुए देखते हो तो दोनों चीजें जगती है आपके बीच, आशा भी जगती है। और क्या जगती है? प्रताप जब कम संसाधनों से जीते तो वहां की जनता में आशाएं जगी और जनता को लगा कि नहीं यार, हमारे राणा जी जब खुद पहाड़ों में भटक भटक के हमारे लिए लड़ने के लिए तैयार है तो हमें भी उनका साथ देना चाहिए। यदि राणा जी ने कहा है कि अकबर को कोई भी टैक्स नहीं देगा तो हम अकबर को टैक्स नहीं देंगे। राणा जी ने यदि कहा है कि भाई मुगलों को कोई भी अनाज उगा के नहीं देगा तो हम उनको अनाज उगा के नहीं देंगे। राणा जी ने कहा है कि उदयपुर को कोई मुहम्मदाबाद नहीं कहेगा तो हम उदयपुर को मुहम्मदाबाद नहीं कहेंगे। ये जनता के अंदर क्या जगा रही है? उनके नैतिकता। नैतिक रहेंगे। जब हमारा राजा नैतिक है तो हमें नैतिक होने में क्या? जब वो संघर्ष कर रहा था हम भी उसके साथ में क्या कर लेंगे? ऐसा। पर आपको एग्जाम्पल सेट करने पड़ेंगे। यदि लोगों को आपको पीछे लेके आना है तो आपको उनके सामने उदाहरण देने पड़ेंगे, तब आपके साथ लोग आएंगे। पहले बड़ी बात। चलो अगला एक लाइन लिखते हैं, बाद में और समझाता हूं। ये जो युद्ध है ये मेवाड़ की जनता में और मेवाड़ की जो जनजातियां थी, मेवाड़ की जनता में और किसमें? मेवाड़ की जनजाति। राष्ट्रवादी भावनाएं जगाता है। कैसी भावनाएं जगाता है? राष्ट्र। लिखो आप थोड़ा सा। इस युद्ध ने मेवाड़ की जनता तथा जनजातियों में राष्ट्रवादी भावनाओं का संचार किया। दिस बैटल इन्फ्यूज्ड सेंटिमेंट्स ऑफ नेशनलिज्म, दिस बैटल इन्फ्यूज्ड सेंटिमेंट्स ऑफ नेशनलिज्म among public and tribal group of Mewar, या tribes of Mewar. This battle infused sentiments of nationalism among public and tribes of Mewar. मेवाड़ की जनता तथा जनजातियों में राष्ट्रवादी भावनाओं का संचार किया। मेवाड़ की जनता तथा जनजातियों में राष्ट्रवादी भावनाओं का संचार किया। मेवाड़ की जनता तथा जनजातियों में कैसी भावनाओं का संचार किया? राष्ट्रवादी भावनाओं का संचार किया। मैं हमेशा कहता हूं कि यार खानवा का युद्ध किसके बीच में हुआ? कि खानवा का युद्ध बाबर की सेना और सांगा की सेना। किस किसके बीच में? बाबर की सेना और खान। तराइन का युद्ध किसके बीच में हुआ? कि पृथ्वीराज की सेना गोरी की, है ना। पानीपत का युद्ध किसके बीच में? इब्राहिम लोदी की सेना और बाबर की सेना। हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच में हुआ? कि मुगलों की सेना और मेवाड़ की जनता। मुगलों की सेना और मेवाड़ की। आपने कितने युद्धों के अंदर पड़ेगी भील लड़ने के लिए आए? हम यदि मेंशन कर रहे हैं इसका मतलब पहली बार हुआ है, इसका मतलब इससे पहले ऐसी चीजें नहीं होती। तो मुझे लगता है यार इस युद्ध के बारे में, हल्दी घाटी युद्ध के बारे में बताने वाली बात यह है कि एक जनजाति जो समाज में हाशिए पे थी, जो मुख्य धारा के अंदर नहीं थी, उसको इस युद्ध के माध्यम से किसी ने मुख्य धारा से जोड़ दिया था। तो वो राजा कौन है? महाराणा प्रताप। ये वो मध्यकाल है जिसके बारे में हम बात करते हैं कि छुआछूत होती थी। जो समाज अभी भी छुआछूत से उबर नहीं पाया है, आज के 500 साल पहले तो स्थितियां और गंभीर रही होगी।
उस छुआछूत के दौर में एक राजा एक जनजाति को जिसके साथ में छुआछूत होती थी उसको कहता कि तुम साथ लड़ोगे हमारे। अब ये तो कम से कम इमेजिन भी नहीं किया जा सकता कि चलते युद्ध के बीच में कहा होगा कि भील साइड में खड़े रहना, थोड़े भील टच मत हो जाना हमारे, या ये भी नहीं होगा कहा होगा कि भीलों के मटके अलग रखो और अपने मटके अलग रखो। राष्ट्रवाद जगाता है। और जनता अब ये कहने के लिए तैयार थी कि नहीं, युद्ध राणा प्रताप का नहीं है, युद्ध हमारा है। कहते प्रताप ने कसमें खाई कि भाई जब तक मैं मेवाड़ को आजाद नहीं करवा लूंगा हम एक जगह टिक कर नहीं रहेंगे, हम अच्छा भोजन नहीं करेंगे, हम अच्छी नींद नहीं लेंगे, हम हमेशा मेवाड़ की रक्षा के लिए लगे रहेंगे। उसके साथ में कसमें खाते हैं लोहार। कौन खाते हैं? लोहार। उन्होंने कहा जब तक राणा जी एक जगह टिक के नहीं बैठेंगे हम राणा जी के साथ रहेंगे, और जहां राणा जी जाएंगे वहां इनको हथियार बना के देंगे। भाई लोहे के हथियार कौन बनाएंगे? लोहार। राणा जी शांत हो गए, स्वर्गवास हो गया राणा जी का, भारत आजाद हो गया। 1947 में लोहार अभी घूम रहे हैं, आज भी गाड़ियां लेके घूमते रहते हैं, इसलिए आप क्या कहते हैं उनको? गढ़। अगली बात पे गौर करना, 47 में आजादी के बाद नेहरू जी आए चित्तौड़गढ़। नेहरू जी कहां पर आए? और नेहरू जी ने लोहारों का एक सम्मेलन किया, पूरा भारत का प्रधानमंत्री आया और लोहारों का सम्मेलन किया, और लोहारों के सम्मेलन के अंदर कहा कि हे समस्त लोहार समाज के लोगों, अब देश आजाद है, राणा प्रताप का सपना पूरा हो चुका है, अब अपने देश पे विदेशियों का कब्जा नहीं है, मुगल छोड़ो अंग्रेजी चले गए, अब तो एक जगह बैठो उन करना। राणा जी के साथ कसमें खाई थी, बैठेंगे तो नहीं। आप और किस राजा में इस कदर जनता का अपनापन देखते हैं? भारत में कोई ऐसा राजा नहीं हुआ जिसको खुद की जनता ने इतना ज्यादा प्यार दे दिया हो कि जनता उसके साथ में एक मेव हो गई हो। महारानी विक्टोरिया, अकबर जब अपने था तो वहां पे विक्टोरिया थी, एलिजाबेथ अपने यहां पे अकबर था, तो उधर कौन थी? तो उस टाइम का कोई एक भारत का मैप अंग्रेजों के म्यूजियम में रखा हुआ है, भारत का मैप रखा, अकबरकालीन भारत है ना, अकबर एरा का जो इंडिया उसका मैप रखा हुआ है। उस मैप में पूरा भारत हरा 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 दिखाई दे रहा है, मतलब हरा मतलब अकबर का इलाका, उसमें एक पॉइंट लाल है, वो मेवाड़ है। तो कौन सा है? मतलब ये अकबर वाले भारत के अंदर आता नहीं था। यदि किसी आदमी ने नक्शे का रंग चेंज कर दिया तो ऐसा जनता के दम पर हुआ है, बिना जन समर्थन के ये चीजें नहीं की जा सकती। कहते हैं कि प्रताप के दिनों में राजधानी एक जगह तो रही नहीं रही थी। आप बैठे हो गोगुंदा, हमला हुआ आप चले गए कुंभलगढ़, हमला हुआ आप आगे अवरगढ़, हमला हुआ आप आगे कोल्यारी, हमला हुआ आप आगे मायरा की गुफा, हमला हुआ आप चले गए मोही, हमला हुआ आप चले गए चावंड। राजधानियां बदल रही है, जबकि पहले राजधानी इनकी उदयपुर हुआ करती। राजधानी कौन सी हुआ करती? उदयपुर। तो मेवाड़ में डायलॉग पड़ा कि भाई राजधानी कहां है, उदयपुर कहां है? राणो जी कब है? बट उदयपुर। राणो जी कब है? बट उदयपुर। जहां राणा जी कहेंगे चावंड राजधानी है तो हमारा उदयपुर क्या है? चावंड। राणा जी कहेंगे कुंभलगढ़ राजधानी है तो हमारा उदयपुर क्या है? कुंभल। आज दिन तक कहते हैं उदयपुर कहां है? जट राणो जी कब है? छोड़ देते, तब भी गांव के अंदर ही है, मतलब पश्चिमी राजस्थान, मैं बीकानेर का हूं, मैंने वहां ये डायलॉग सुना है कि उदयपुर कौन सो राणो जी आड़ो, उदयपुर कटेगा जट राणो जी कब है, कि जहां राणो जी कहेंगे वहां क्या हो जाएगा? उदयपुर। इसका मतलब जनता कह रही है जहां राजा रहेगा वहां हम रह लेंगे। अरे पहाड़ों में रहना है, विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, वहां कौन से मकान है, इधर उधर से जैसे तैसे जो बना के रहोगे उनके अंदर रहना पड़ेगा। पर जनता अपने राजा के साथ में थी, क्योंकि जनता में कैसी भावनाएं थी? भारत में कोई राजा ये यदि राष्ट्र की भावना भर देता है, वरना भारत में यह था कि कोई नरप हो हमें क्या हानि। क्या मुहावरा था? कोई नृप हो हमें क्या। नृप का मतलब होता राजा, नृप का मतलब क्या है? अब बोलो देखिए, कोई नृप हो मतलब कोई भी राजा बन जाए, हमें क्या हानि, क्या हमें क्या लाभ और क्या हानि है। बाबर बनेगा तो टैक्स लेगा, सांगा बनेगा तो भी क्या लेगा? टैक्स। पृथ्वीराज चौहान आएगा तो भी हमसे तो टैक्स लेगा, और गौरी आएगा तो भी हमसे तो क्या लेगा? क्या फर्क है? यहां जनता करी थी ना, टैक्स प्रताप को दिया जाएगा, टैक्स दूसरों को नहीं। इस बार हानि है, प्रताप रहेगा तो हम रहेंगे, प्रताप नहीं रहेगा तो हम नहीं रहेंगे। इस कदर जनता बावली हुई हो किसी राजा के प्रति, मैं भारत में उदाहरण तक नहीं देखता। सबसे बड़ा उदाहरण तो हुआ उसका बाप उसे राजा नहीं बना के गया, जनता बना गई। जगमाल को बना के गए थे उदय सिंह जी, लेकिन जनता कहना था कि नहीं साहब हमारा राजा कौन होना चाहिए। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है। 42 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है। माणिक्यलाल वर्मा अपने मेवाड़ के बहुत बड़े नेता थे। वर्मा जी से एक पत्रकार ने पूछा कि वर्मा जी, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया, क्या आप भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेंगे? तो वर्मा जी मुस्कुराए। वर्मा जी ने मुस्कुरा कहा कि यार तू शायद जानता नहीं मैं मेवाड़ का हूं। तूने कहा तो मेवाड़ के हो तो क्या हो, मैं ये तो पूछ रहा हूं मेवाड़ भाग लेगा कि नहीं लेगा। उसने कहा मेवाड़ का काम ही संघर्ष है, हम हर बार हर हर महादेव बोलते हैं तो इस बार फिर बोलेंगे। आज दिन तक तो मेवाड़ियों ने तलवारों से बोला था, अब तो तलवार चलानी नहीं, अब तो चौराहे पे जाके नारे लगाने अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो मैं कल लगा दूं।
यदि वर्मा जी ये बात 1942 में खड़े होकर बोल रहे हैं, ये भावना किस प्रकार की भावना है? किस प्रकार की भावना है? राष्ट्रवाद की भावना। आई बात समझ में? तो ये युद्ध जो है मेवाड़ की जनता में कैसी भावनाएं बढ़ता है? तो इस युद्ध के बाद में जनता और जुड़ी उनके साथ, भयंकर तरीके से जुड़ी। फिर एक महत्व है, क्या है सबसे बड़ा महत्व? यह होता है कि कोई भी घटना हो गई, उसके बाद में यदि उसका रिलेवेंस है, उसके बाद में उसकी प्रासंगिकता है, तब तो वो चीज हुई है, ढंग की चीज हुई है। और यदि उसके बाद में लोग उसको भूल गए, होने के बाद में उसको याद नहीं किया जाता, तो उस चीज का कोई भी महत्व है। सबसे बड़ी बात यह है कि हल्दी घाटी का युद्ध आज भी किसी राष्ट्रवादी के लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य करता है। मैं हमेशा कहता हूं कि यार, आप ट्रेन में जा रहे हैं, या भारत में कभी किसी आदमी के दिमाग में यह नहीं आता कि मैं खानवा घूम के आऊं। कहां घूम के आऊं? खानवा। कि आप कभी ये नहीं सोचते कि यार मुझे खानवा जाना चाहिए, या आपके कभी दिमाग में नहीं आता कि यार पानीपत, जहां पर भारत के 3 महानतम युद्ध हुए, मैं देख के आऊं एक बार। या मैं तराइन देखूं यार, जिस युद्ध ने भारत का भविष्य ही बदल दिया था पूरी तरीके से, कि पूरा विदेशी शासन ही आ गया था उसके बाद में। हाँ, ये जरूर है कि आप यदि ट्रेन से जा रहे हो और बीच में खानवा आ गया, और यदि आप इतिहास के विद्यार्थी हो, तो आपके दिमाग, अच्छा खानवा, बाबर और संगा लड़े थे 17 मार्च 1527 से, अमलदाजी 16 मार्च, आपके दिमाग में आएगी क्योंकि आप इतिहास के विद्यार्थी है। पर ऐसा क्या है कि उदयपुर आने वाला हर पर्यटक हल्दी घाटी होके जाता है? उदयपुर आने वाला हर पर्यटक जब हल्दी घाटी होके जाता है, तो हल्दी घाटी की मिट्टी उठा के लेके जाता है। इसका मतलब उन 3 घंटों के दौरान वहां पर कुछ ऐसा घटित हुआ था जिसको लोग आज दिन तक भी भूल नहीं पा रहे हैं। मुझे याद आता है 1934-35 में उड़ीसा के अंदर अपने क्रांतिकारी थे बाघा जतीन। बाघा जतीन अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए। बांग्ला साहित्य के बहुत बड़े कवि हुए काजी नजरुल इस्लाम। काजी नजरुल इस्लाम उस दिन लिखते हैं कि बाघा जतीन जहां पर मरे वो भारत की नई हल्दी घाटी है। भारत की, मतलब आजादी के दिनों में आपको राष्ट्रवाद यदि कोई दिला रहा है, तो हल्दी घाटी आपको राष्ट्रवाद याद दिला रही है। और काजी नजरुल इस्लाम कह रहे हैं कि अब जो क्रांतिकारी जहां पर मर रहे हैं, वो सारी जगह उसी प्रकार पवित्र है जिस प्रकार की पवित्र भूमि कौन सी है? 1913 के अंदर कानपुर से आपका एक अखबार निकल रहा है, गणेश शंकर विद्यार्थी अखबार निकाल रहे हैं। अखबार का नाम है प्रताप। अखबार का नाम क्या है? आज प्रताप जयंती है। मैं आज यूं पढ़ रहा था प्रताप के बारे में, इधर उधर की बातें। ऐसी कोई भाषा नहीं है भारत की इसमें प्रताप पर बुक नहीं है। आजादी से पहले की, आजादी के बाद की नहीं, आजादी के बाद की तो हर जगह मिल जाएगी। आजादी से पहले कन्नड़, तमिल, बांग्ला, मलयालम, तेलुगु, उड़िया, ये भोजपुरी, पंजाबी, बंगाली, तमाम भाषाओं के अंदर साहित्य। रविंद्रनाथ टैगोर का तो पूरा परिवार प्रताप पे लिख लिख के मर गया यार। उनके परिवार में कोई बंदा नहीं इसने प्रताप पर बात ना लिखी होगी। इस कदर यदि कोई आदमी अपनी सीमाओं को पार करके लोकप्रिय हुआ, तो वो एकमात्र राजा महाराणा प्रताप। मैं कहता हूं यदि और कोई देश होता, महाराणा प्रताप उस देश के राष्ट्रपिता होते। और ये तो अब मैं कहता हूं राजस्थान में तो महाराणा प्रताप की इज्जत ही नहीं है। आप कभी जाइए यूपी और एमपी, आप पूरा जयपुर घूम लेंगे, प्रतापनगर के अलावा महाराणा प्रताप की मूर्ति नहीं है। आप पूरा जयपुर घूम लीजिए, प्रतापनगर तो पूरी कॉलोनी प्रताप के नाम पर बसा दी, इसलिए वहां पे मूर्तियां मिलेगी। वहां मार्ग के नाम है हल्दी घाटी मार्ग, कुंभा मार्ग, संगा मार्ग, राज सिंह मार्ग है। बाकी पूरा मुझे जयपुर बताइए सर प्रताप की मूर्ति लिखी है। पूरा जोधपुर घूमिए, मुझे सिंगल जगह प्रताप की मूर्ति दिखाइए। पूरा बीकानेर घूमिए और मुझे बताइए कि सर ये प्रताप के नाम पर ये मूर्ति लगी हुई है यहां पे। कोई दूसरे शहर आप देखिए नहीं मिलेगी। आप यूपी जाइए, आप एमपी जाइए, छोटे छोटे शहरों में है प्रताप चौक, प्रताप मार्ग, प्रताप मूर्ति, प्रताप बस स्टैंड, प्रताप के नाम से हॉस्पिटल, कुछ ना कुछ पक्का बना हुआ। पंजाब वाली यूनिवर्सिटी के अंदर, चंडीगढ़ वाली यूनिवर्सिटी के अंदर प्रताप के नाम से हॉस्टल है। हमने तो नहीं बना रखा रणजीत सिंह जी के नाम पे हॉस्टल। राजस्थान यूनिवर्सिटी में तो हॉस्टल का नाम नहीं है कि महाराजा रणजीत सिंह हॉस्टल। हम भी पंजाब के राजा के नाम पे बना देते नहीं, पर प्रताप के नाम पर वहां पर है, क्योंकि प्रताप नेशनल हीरो है। प्रताप बाद के काल के अंदर लोगों को आगे यदि मोटिवेट करता है तो वो बंदा है। बाल गंगाधर तिलक 1895 में एक महोत्सव मनाना शुरू करता है, शिवाजी। कौन सा महोत्सव मनाते हैं? 1895, 1895। शिवाजी के साथ में दूसरी मूर्ति रखी जाती प्रताप की। इसलिए महाराष्ट्र में आज भी शिवाजी का नारा बिना प्रताप के पूरा नहीं होता। इसलिए महाराष्ट्र का पूरा नारा जय शिवा सरदार की, जय राणा प्रताप की। तुम्हारे राजा को हमारे राजा के बिना कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो तुम। तो हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो राष्ट्रवादियों के लिए कैसा काम करता है? प्रेरणा स्रोत। किसका काम करता है? मुझे याद है राजस्थान का जिस दिन एकीकरण हुआ था, वल्लभ भाई पटेल का डायलॉग है, आज राणा प्रताप का सपना पूरा हुआ है। क्यों कह रहे हो ये सब बातें कि आज राणा प्रताप का सपना पूरा हुआ है? क्योंकि वो आदमी मोटिवेट करता है आपको, वो लगता है सीधा आदमी। आज 500 साल बाद में भी हर वह आदमी जिसका हिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं उस राजा को जानता है। कुंभा को तो नहीं जानते, बड़ा तो कुंभा है। आप जा किसी को, आपको कोई, आप पूछोगे यार
तुम बता, कोई बिना हिस्ट्री वाले से पूछो, अनपढ़ आदमी से पूछो कि भारत में राजा बड़ा कौन सा हुआ, या राजस्थान का बड़ा राजा बता, रोगे मारना पड़ता। आवरे कुंभा नाटक लिखे थे उसने, मैं बताऊं, मुरारी संगति, है ना, पर अगला बंदा आपकी बात मानने के लिए तैयार है, उसके लिए वो कौन सा है ना, मारना बता। मुझे याद है किसी बैच में चित्तौड़गढ़ का बच्चा आता था, बहुत प्यारा सा बच्चा, आगे आगे क्लास में बैठ रहा था, क्लास में खूब सारे सवाल पूछता रहता है ऐसे, कपिल चौधरी। तो एक दिन वो उसने, मैं हल्दीघाटी युद्ध पढ़ा रहा था, मैं शायद परसों ही आपको बता रहा था, काफी पहले की बात है, शायद 2016-17 के आसपास की बात होगी, और अपनी किताबों में लिखा है कि भाई हल्दीघाटी का ड्रॉ हो गया था, ना प्रताप जीते थे ना कौन जीते थे इसमें। कोई भी मास्टर, मैं हूं या मेरी जगह कोई मास्टर, वही तो पढ़ाएगा जो किताबों में लिखा है। अपनी छोरी जो देने से रहे कहीं से, किताब में ही लिखा था, तो मैंने नहीं बताया कि यार इस युद्ध के बारे में ये कहा जाता है कि ये युद्ध क्या था, अनिर्णित था। मैं उस दिन ही कह रहा था कि आजकल ये पूरी थ्योरी चेंज हो गई, आजकल पूरे वहां पे वो प्लेट ही चेंज कर दी, और अब लिख दिया गया हल्दीघाटी का युद्ध किसने जीता था, प्रताप। इसलिए अपने दावे के साथ कहते प्रताप ने जीत लिया, वरना तो जो बुक में लिखा हुआ पढ़ा था। तो उसने मेरे से वापस पूछा, कपिल ने पूछा कि सर कौन जीता था, सही से बताओ तो मैं यार ड्रॉ हुआ था। ड्रॉ क्या होता है बताओ, इधर वाले जीते थे कि इधर वाले जीते थे। तो मैं यार अकबर जीत गया होगा, इतिहासकार अपने भारतीय इतिहासकार तो कहते हैं अकबर ही जीता था इस युद्ध के अंदर। तो उसने कहा अच्छा, प्रताप ने जीता था क्या सर, मैं तू चित्तौड़गढ़ का इसलिए तेरे को लगता होगा। ऐसे करके हमने बात क्लास में डाल दी। उस घटना के कई दिनों बाद वो दिन मेरे पास ऑफिस में आया और उसने कहा कि सर एक बात कहूं, बुरा नहीं मानोगे आप। तेरी बात है क्या बुरा माने, तू क्लास में कुछ ही बोल जाता, मैं वही तेरा बुरा नहीं मानता। तो उसने कहा कि सर मैं ना गाँव गया तो मैंने मेरे दादाजी कहा कि दादाजी हल्दीघाटी के युद्ध में कौन जीते थे। मेरे दादाजी अनपढ़ है, खेती करते हैं सर, 70-80 साल की उम्र है, खेती की मतलब पूरी जिंदगी, अब तो अब बैठे हैं और अनपढ़ है, पढ़े लिखे नहीं। और मैंने उनसे पूछा हल्दीघाटी युद्ध में कौन जीता था, तो उनका राणो जी। तो मैंने कहा कि हमारे सर ने कहा कि नहीं अकबर जीत गया था। कहा सर को जा कूट देना। एक अनपढ़ आदमी में भावना अभी तक ये, आप सोचिए किस कदर उसने लोगों को झंझोलित करके रखा होगा, उद्वेलित किया होगा उस आदमी ने लोगों को। लिखो, मैं कूट मत देना रहता हूं, और डाकी टाइप का और था मैं मरमुरा जाऊंगा। अगला लिखो, आज भी हल्दीघाटी का युद्ध राष्ट्रवादियों के लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य करता है। स्टिल बैटल ऑफ हल्दीघाटी वर्क्स एज मोटिवेटर फॉर नेशनलिस्ट। स्टिल बैटल ऑफ हल्दीघाटी वर्क्स एज मोटिवेटर फॉर नेशनलिस्ट। आज भी हल्दीघाटी का युद्ध राष्ट्रवादियों के लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य करता है। आज भी हल्दीघाटी का युद्ध राष्ट्रवादियों के लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य करता। किसका कार्य करता? अब देखो 4-5 बातें वापस पढ़ के देखो। कभी मेंस में पूछे हल्दीघाटी युद्ध का महत्व बताओ तो बता सकते हो बातें? क्या लिखा, कहां तक लिखा? बैटल ऑफ हल्दीघाटी वर्क्स एज मोटिवेटर फॉर नेशनलिस्ट। वर्क्स एज मोटिवेटर फॉर नेशनलिस्ट। राष्ट्रवादियों के लिए किसका काम करता है? प्रेरणा स्रोत का कार्य करता है। लिख लिया? चलो अब अगले राजा लिख लो। अब लिखो अमर सिंह। अमर सिंह फर्स्ट। अब ये तो बन गए, अब तो आपको जोधपुर बीकानेर में भी छोटी मोटी चीज मिल जाएगी, पर जो महत्व बाकी लोगों ने दिया उतना नहीं दिया। अजमेर में तेरे को पृथ्वीराज चौहान के उनके स्मारक बड़े बड़े मिलेंगे, ज्यादा बड़े बड़े मिलेंगे भाई। उसका रीजन है, मैं हमेशा कहता ही हूं कि भाई जोधपुर जयपुर में क्यों नहीं है, कि जयपुर में जयपुर के राजा की है। जयपुर में मूर्तियां किसकी है? जयपुर, जोधपुर में जोधपुर के राजाओं की है। जोधपुर में आप लगाओ, जोधपुर वाले कहेंगे अच्छा राणा प्रताप यहां क्या मांग रहा है, फिर हमारे वाले राजा कहां पे गया, हमारे वाले राजाओं की लगाओ, तो उन्होंने अपने राजाओं की लगाई भाई। तो बाकी बाहर वाले लोगों ने ज्यादा महत्व दिया। वो तो मैं 2014 के आसपास में दिल्ली था, दिल्ली में एक आंदोलन चला करता था, सी सेट वाला मूवमेंट चलता, तो मैं उसके अंदर चला जाता। एक दिन मैं भाषण दे लिया करता उसके अंदर, तो लोग थोड़ी तालियां वालियां बजा लेते। मैं दिन भाषण देके नीचे आया तो एक यूपी का एक लड़का इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कॉलेज का प्रेसिडेंट रहा हुआ या कॉलेज से चुनाव लड़ा हुआ, लंबा चौड़ा सा हूं, वो मेरे पास आया और उसने आके आगे बहुत ही अच्छा बोले, कितना अच्छा बोलते हैं, राजस्थान के हैं। मैं कहा राजस्थान। तो उसने हाथ मिलाया, अपना कोई लंबा चौड़ा नाम बताया, उसने समर प्रताप सिंह ऐसे कोई लंबा चौड़ा नाम बताया। जी उसने कहा राजस्थान के तो एक बात का जवाब देंगे। वो कहा पूछो। उसने कहा बताइए आज महाराणा प्रताप कहां हमला करेंगे, कहां हमला करेंगे? क्या नहीं जानते? ना का एकदम नहीं पता आपको कि कहां हमला करने वाले हैं? फिर आज कहां हमला करेंगे? का अलवर पर करेंगे, नहीं पता क्या आपको? मगर क्या बेकी बेकी बातें, अलवर पे कैसे?
का सीरियल नहीं देखते क्या? और उसने मेरे को इतनी गिरी हुई नजरों से देखा कि जा मर, तो राजस्थान का होके सीरियल क्यों नहीं देखता है? और तुझे पता कैसे नहीं कि आज युद्ध की तैयारियां चल रही है? मतलब उसको लग रहा था मैं लड़ूंगा आज 4 और 7 बजते मैं टीवी में घुसूंगा और मेवात पर हमला कर दूंगा उस साइड में। तो मैं यार ये इलाहाबाद का इसका क्या, आप बताओ तो कि इलाहाबाद के कितने राजाओं के नाम याद है आपको? आप बता दो कि यूपी के फलाने फलाने राजाओं के नाम सर हमें याद है, हम उनके बारे में, उनके युद्धों के बारे में जानते हैं। नहीं याद अपने, उनके बारे में सीरियल भी आता हो तो अपने नहीं देखते, आ रहा हो तो आ रहा होगा। तो अब अगला राजा कौन है? अमर सिंह प्रथम। अमर सिंह प्रथम महाराणा प्रताप के बेटे, बीच में 1-2 जगह हमने नाम पढ़ा। अच्छा, अमर सिंह इधर राजा बने। अमर सिंह राजा बनते अकबर ने वापस अटैक कर दिया, है ना। अक्सर कई बार जब मैं कहता हूं कि इतिहासकारी कहते हैं खूब सारे कि भाई 1585 से लेकर 97 तक अकबर ने महाराणा प्रताप पर कोई भी अटैक नहीं की, तो बाद अकबर की फेवर लेने वाले इतिहासकार कहते हैं वो यार अकबर बिजी था, वो पंजाब में बिजी हो गया था इसलिए छोड़ दिया उसने राणा प्रताप को, वरना वो चाहता तो रातों रात अधीनता स्वीकार कर लेता। मैं कहा यार 97 तक बिजी था, 97 में प्रताप की मृत्यु बिजी खत्म हो गया उसका, और वापस अमर सिंह पे अटैक किए। और इधर से प्रताप के मरने की समाचार गई है, उधर से मुगलों की नई फौज रवाना हुई अमर सिंह पर अटैक किया जाए। इसका मतलब है कि उनको लग रहा था कि प्रताप के खिलाफ तो पार नहीं पड़ेगी। किसके खिलाफ पार पड़ सकती है? अमर सिंह एक बात में और झुंझलाया हुआ था। अमर सिंह जब महाराणा प्रताप पहाड़ों में अपने दिन काट रहे थे, उन दिनों की बात है, एक दिन अमर सिंह और अमर सिंह की वाइफ वहां छोटे मोटे कमरे बने हुए थे, उनके अंदर बैठे थे, बरसात होने लगी, तो बरसात में ऊपर छत से पानी आने लग गया, पानी तो सामान वामान हटा रहे थे, तो अमर सिंह की वाइफ ने अमर सिंह को कहा कितने एक दिन यहां रहना है, मैं राजकुमारी हूं, मैं सोच के आई थी कि राजा के बेटे के साथ शादी करूंगी, महलों में रहूंगी, कहां लाके पटक रखा है, कभी पानी बरसता इधर पानी सामान लेके सर को, कभी इधर सामान लेके सर को, यहां पे लाके पटक रखा पहाड़ों के अंदर। तो अमर सिंह ने उसको कहा कि जब तक राणा जी कहेंगे। कब तक रहेंगे? जब तक रहना। महाराणा प्रताप को यह बात वाया मीडिया पता चली, महाराणा प्रताप की वाइफ ने सुनी होगी कि बीननी ऐसे कह रहे थे, महाराणा प्रताप सुने, तो महाराणा प्रताप को लगा कि मेरे मरते अमर सिंह संधि कर लेगा। तो कहते महाराणा प्रताप जब मर रहे थे तो महाराणा प्रताप की सांस नहीं निकले, मतलब यूं आदमी अब जा सकता है, घंटे में जाए 2 घंटे में जाए, पर आदमी तड़फे सांस नहीं निकले। तो सलूमपुर वाले कृष्णदास चुंडावत खड़े थे, सलूमपुर वाले वो वहां पे खड़े थे। उन्होंने पूछा भाई राणा जी क्या मन में है, कोई अंतिम इच्छा है तो बता दो। ऐसा कहते हैं आदमी के मन में कुछ रह जाता है तो आदमी की सांस नहीं निकलती, कोई अंतिम इच्छा है तो बता दो आप। तो वो कुछ नहीं बोले, चुपचाप एकदम एक टक वहां एक नजरें एक तरफ लगा रखी, वहां पर एकदम सो रहे। कृष्णदास चुंडावत ने वापस कहा कि कोई भी मन में बात है बताओ, हम पूरी करेंगे, क्या रह गई आपके मन में। तो उन्होंने अमर सिंह हाथ पकड़ा, अमर सिंह हाथ पकड़े कृष्णदास चुंडावत को दिया और कहा मुझे ऐसा लगता है मेरे मरते ये संधि करेगा। और मैं ये सोच सोच के हैरान होगी यार हमारा वंश संधि कैसे कर सकता है, मेवाड़ संधि कैसे कर सकता है। और कृष्णदास चुंडावत ने कहा राणा जी चिंता मत करो, अमर सिंह किसी भी प्रकार की संधि नहीं करेंगे, और हम जिस प्रकार आपके साथ में खड़े थे उसी प्रकार किसके साथ में खड़े रहेंगे, हम बापा रावल की सौगन खाते हैं। किसी सौगन खाते हैं? हमारे उस पूर्वज बापा रावल की सौगन खाते हैं, हम किसी प्रकार कोई भी संधि। तो महाराणा प्रताप की सांस निकली। तो अमर सिंह के मन में हमेशा था कि यार पापा का अपने पे कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं था, इसलिए वो खार खाया हुआ था कि मैं और कुछ भी कर लूंगा लेकिन मुगलों के साथ में संधि तो। इसलिए उसने मुगलों से 17 युद्ध लड़े हैं, सारा जीता वो। और उस वाले तो युद्ध पढ़ लो तो यूं हैरानी होती है यार, सिंगल में उसने मुगल फौज नहीं छोड़ी, जहां गया वहां ढंग से मारा। इस जगन्नाथ कछवाहा मांडल के अंदर आगे बैठ गया था 1608 में, जगन्नाथ कछवाहा हल्दी घाटी में 1585 हुआ, 1608 में मांडल के अंदर आगे बैठता है। मांडल पर वापस अटैक किया जाता है, पूरी सेना खत्म की जाती है। इसलिए मांडल में मुगलों की इतनी छतरियां बनी जिसकी हद नहीं है, मांडल छतरियों से भरा पड़ा मुगलों की छतरियों से। तो मुगलों की छतरियां मांडल में कहां से, अमर सिंह सबको मार गया, जितने थे सारों को मार गया था। उनका मुख्य सेनापति कौन था? जगन्नाथ कछवाहा, उसको मार गया था। तो मांडल में जगन्नाथ कछवाहा की 32 खंभों की छतरी है। तो अमर सिंह खूब ही लड़ा है बाद में, ऐसे लड़ते लड़ते आ गया 1615। क्या आ गया? 1615। मुगल बादशाह उधर चेंज हो गए। 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई। अकबर के मरने के बाद नया मुगल बादशाह कौन बन गया? जहांगीर। अब जहांगीर के तो एक ही सपना है कि मेवाड़ जीतना है, भाई बाकी काम तो बापू कर गया, तो बाकी भारत तो बापू ने जीत लिया, अब तो बचा हुआ क्या? बड़ा स्टेट कोई बचा हुआ तो कौन सा बचा? मेवाड़। इसलिए जहांगीर को अपना पूरा है कि अपने क्या जीतना है? मेवाड़। इसलिए जहांगीर अटैक पे अटैक करे मेवाड़ पे, लेकिन मेवाड़ के खिलाफ कोई भी पार नहीं पड़े। 1615 में जहांगीर आता है अजमेर। कहां था? और अपने सबसे कामयाब बेटे को मेवाड़ रवाना करता है, खुर्रम। किसको रवाना करता है? खुर्रम, शाहजहां, मतलब जहांगीर का सबसे अच्छा बेटा, सबसे अच्छा योद्धा जो है वो कौन है आपका? खुर्रम। बेटे खुर्रम तू जा,
और यार ये एक बचा कलंक है यार अपने नाम पे। इधर मुगल पूरा भारत जीत गए, एक जगह नहीं जीत पा रहे, मेवाड़ नहीं जीत पा रहे। मुगल काबुल जीत सकते हैं, कश्मीर जीत सकते हैं, साउथ जीत सकते हैं, और दिल्ली की नाक के ठीक नीचे पड़ा मेवाड़ ये नहीं जीत सकते। ये काबू कर यार। खुर्रम समझदार लड़का था। खुर्रम ने उन सारे सेनापतियों को बुलाया जो अब तक मेवाड़ भेजे गए थे, भले हार के, भले छोटा मोटा युद्ध कोई जीत के, उन्हें बिठाकर बताओ तो सही होता क्या है वहां। भाई तुम हार जाते हो तो क्यों हार गए, और जीते तो भी क्यों जीते, कोई कारण तो बताओ, और हारे क्यों ये बताओ, क्यों काबू में नहीं कर पा रहे। क्या कारण है कि अमर सिंह पकड़ा नहीं जा रहा, क्या कारण है कि अमर सिंह सरेंडर नहीं कर रहा, क्या कारण है कि अमर सिंह अपने से हारता नहीं है। क्या तुम अमर सिंह के पास आज दिन तक पहुंचे कभी, कभी ऐसा हुआ कि अमर सिंह इतनी दूर बैठा था और तुम उसके पास गए और वो उस टाइम निकल गया और तुम्हें लगा यार अब थोड़ा सा प्रयास और करते तो पकड़ लेते। सेनापति ने कहा कई बार हुआ है कि हमें सूचना मिली कि अमर सिंह उन पहाड़ों में है, फिर तुम क्या करते हो कि हम उन पहाड़ों की तरफ जाते हैं, फिर वहां पे तो वहां अमर सिंह मिलता है। अमर सिंह लोकेशन चेंज कर लेता है और किसी तीसरी लोकेशन से हम पर हमला करता है। पहाड़ों में पूरी सेना जा नहीं सकती, छोटी छोटी टुकड़ियां जाती है, जो टुकड़ी जाती है वो मारी जाती है। इसलिए अगली टुकड़ी में कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता कि पहाड़ों में घुसे। अच्छा तो अमर सिंह को कैसे पता चला कि तुम इस रास्ते से आने वाले हो। जनता कैसे, जब जिस गांव से गुजरोगे उस गांव वाले अगले गांव में, अगले गांव वाले अगले गांव में, अगले गांव वाले अगले गांव में, हमारे जाने से पहले उनके पास पूरी सूचना होती है कि हम कितने लोग हैं, किस रास्ते से आ रहे हैं, कितनी तोपें, कितने हथियार, कौन सेनापति, एक एक बात पता है उसको। वो पहाड़ का बंदा पहाड़ के रास्ते जानता है, अपने पहाड़ के नहीं इसलिए अपने पहाड़ के रास्ते जानते। खुर्रम ने कहा अच्छा तो अपनी सेना से लड़ाई हो ही नहीं रही, अपनी लड़ाई जनता से, इसका मतलब जनता उसकी सहायता करे साहब पूरी तरीके से। आप क्या बताएं, यदि 5-7 फौजी अकेले किसी गांव में पानी लेने चल जाए तो गांव वाले कूट कूट के मार देते हैं, और कहा भीलों का तो पता ही नहीं कौन से पेड़ पे कब तीर आ जाता है, ऊपर यूं लटकते ही रहते हैं, चलते कोई फायरिंग कर जाता है उधर से। हालत खराब है साहब, जैसे तैसे करके बचा लो, नहीं जाना उधर लड़ने के लिए। खुर्रम ने कहा यार पहले बताते, इतना इजी तरीका है क्या मेवाड़ जीतना, अब जीत लेते हैं। उसने कहा इस बार अमर सिंह पे हमला ही मत करो। तो क्या करें, उसने गांव जाओ और गांव के अंदर जाके जितने गांव वाले उनको बाहर बुलाओ, बाहर बुला के आदमियों को सबको मार दो, महिलाओं और बच्चों को ले जाके दिल्ली बेच दो, बलात्कार करके फेंकी जाए, उनको फेंक फांक दी जाए, जो बच्चे उनको दिल्ली ले जाके बेच दिया जाए। ऐसा 4-5 गांव में किया, आदमियों को सबको निकाल के मार दिया, महिलाओं और बच्चों के बलात्कार वगैरह किए गए, दिल्ली ले जाके बेच दिया या उनको बंधक बना लिया गया। जब 4-5 गांव में ये हुआ तो जनता त्राहिमाम त्राहिमाम कर गई। जनता भाग के अमर सिंह के बेटे के पास गई। अमर सिंह का बेटा था कर्ण सिंह, क्या नाम था, कर्ण सिंह के पास गए और जाके कर्ण सिंह को कहा कि राजकुमार कर्ण सिंह 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था, अब आ गया 1615, 90 साल से तुम्हारे दादा परदादा मुगलों के खिलाफ लड़ रहे हैं और मेवाड़ की जनता कंधे से कंधा मिला के लड़ी है। एक बार भी बता दो कि जनता ने कह दिया हो कि राणा जी के साथ में हम नहीं जाएंगे, हमेशा लड़े। कर्ण सिंह ने कहा हाँ लड़े, उसके अंदर क्या, अपना देश अपने देश के लिए लड़ेंगे। अब पार नहीं पड़ेगी, लुगाई टाबरों को उठा ले गए, कब तक लड़ेंगे, गांव के गांव बंधक है। हमारे गांव में हालात देखो जाके, गिद्ध मंडरा रहे हैं सारे के सारे, लाशें लाशें पड़ी है वहां पे और कुछ ही नहीं है। अब कर्ण सिंह के समझ में आया कि खुर्रम ये चाहता है कि पहाड़ों को छोड़ के मैदान में आए, क्यों गांव बचाने तो कहां आना पड़ेगा, मैदान। मैदान का मतलब है मैदान में वही सेना जीतेगी जिसकी सैनिक संख्या ज्यादा है। जब 90 साल से कोई एक छोटा सा राज्य लड़ रहा हो तो सैनिक तो कितने बच्चे होंगे आपके पास में। कर्ण सिंह जानता था कि अब हारने के अलावा अपने पास और कोई चांस नहीं है, इससे अच्छा अपने संधि कर लेते हैं। कर्ण सिंह अमर सिंह के पास गया और उसने अमर सिंह को झाक कहा पिताजी अब पार पड़ेगी नहीं, अब अपने को संधि ही करनी पड़ेगी। अमर सिंह का दिमाग खराब है, पापा को यही तो लगता था कि मैं संधि करूंगा, तू मराएगा यार। पिछले 18 साल से मैं लगातार लड़ रहा हूं केवल इस बात के लिए कि पिता को मेरे पे कॉन्फिडेंस नहीं था, तू कह रहा संधि करनी पड़ेगी। उसने कहा और कोई तरीका नहीं, गांव बचाने पड़ेंगे, जनता की रक्षा करना राजा का पहला कर्तव्य है, उसके लिए भले राजा को कुछ ही करना पड़े। क्षत्रिय का मतलब है जो रक्षा करे, रक्षा नहीं कर पा रहे, जनता मर रही है बेचारी। है जनता जो 90 साल से कंधे से कंधा मिला के लड़ रही थी, वो जनता जो हमें टैक्स देती है, अनाज पानी उपलब्ध कराती है, मर जाएगी सारी, फिर किस पे राज करेंगे आप। तो अमर सिंह को जब ज्यादा ही कहा गया, मंत्रियों ने आगे और कहा, तो अमर सिंह ने कहा भाई तुम्हारे जो जिम्मे है वो कर लो, फिर मैं राजा नहीं हूं, तुम ही बनो, मेरे से नहीं होंगे सारे काम। तो राजकार्य का पूरा प्रबंध किसको सौंपा गया, कर्ण सिंह ने यहां से अपने 2 बंदे भेजे। एक का नाम था हरिदास, क्या नाम था, एक बंदे का नाम था शुभकर्ण। कौन कौन 2 बंदे बताओ देखिए, हरिदास और शुभकर्ण। ये गए खुर्रम से बातचीत करने के लिए और खुर्रम को जाकर, खुर्रम हम मेवाड़ से आए हैं, हरिदास और शुभकर्ण और संधि करना चाहते हैं, संधि का प्रस्ताव लेके। खुर्रम बड़ा राजी हुआ, खुर्रम बैठो बैठो बैठो, अरे लाओ भाई चाय पान लाओ, मेवाड़ वाले हैं, ठीक है करेंगे संधि।
तो उनका चाय पानी पी लेंगे यार, पहले संधि की बातचीत कर लेते हैं, क्या क्या शर्तें हैं तुम्हारे। तो खुर्रम ने कहा शर्तें क्या? सिंपल शर्तें, जो हमसे संधि करता है उस राजा को हमारे दरबार में आना पड़ता है। संधि कहता है तो मतलब था, जो मुगलों के साथ में संधि करेगा उसको मुगलों के दरबार में हाजिर होना पड़ेगा, और जहां मुगल राजा भेजेंगे वहां पर उसको लड़ने के लिए जाना पड़ेगा। अब मुगल उसके दोस्त है, वो मुगलों का दोस्त है, उसकी लड़ाई होगी तो मुगल साथ देंगे, मुगलों की लड़ाई होगी तो वो साथ देगा, सिंपल सी बात। तो बस राजा को हमारे दरबार में आना है। उनका यही तो कह रहे हैं सर, चाहे एक बार रखो आप साइड में, हमारे राजा आपके दरबार में आ जाए, कल आए। क्यों? तो राजा तो संधि नहीं करना चाहता, राजा तो संधि के लिए तैयार नहीं। तो संधि कौन करना चाहता है? संधि उसका बेटा करना चाहता है, युवराज करना चाहता है, कर्ण सिंह। तो हमारे दरबार में कौन आएगा? वही आएगा। तो अमर सिंह ना, अमर सिंह की तो सोचो ही मत तुम, वो तुम्हारे दरबार के अंदर आएगा। तो खुर्रम ने कहा यार पर हम तो राजा को ही बुलाते हैं यार, पूरे भारत में जब भी संधि की तो राजा ही आता है हमारे दरबार के अंदर। तो हरिदास उपकरण ने कहा फिर रहने दो, तो फिर हम जा रहे हैं, लड़ाई जारी रखते हैं। और तो क्या करें? खुर्रम ने कहा बैठ जाओ, तुम लड़ाई की बात मत करो, पास बैठो बैठो, तुम जूस पियो पहले, मैं हमारे डैडी से बात करता हूं। तो उन्हें जहांगीर से बात की, उन्हें जहांगीर कहा कि मेवाड़ वाले संधि करने के लिए तैयार है, पर यह करे राजा नहीं आएगा, हमारा राजकुमारी आएगा तुम्हारे दरबार में। खुर्रम के जहांगीर के कोई दारू पीने का टाइम हो रखा था शाम को। जहांगीर ने कहा तू संधि कर, कोई दिक्कत नहीं, जो आना चाहिए उसको बुला। उसने कहा पर राजा नहीं आएगा, ये कह रहे राजकुमारी आएगा। कि कोई बात नहीं है, कौन देख रहा है इस बात को, कौन आया था और कौन नहीं आया था, कलंक तो धुले, ये मिटे तो सही। अब आता जाता आदमी मेरे से पूछ के जाता है और मेवाड़ में कौन हार के आया? मैं जवाब देते देते मर गया, शाम को दारू नहीं डलती मेरी ढंग से, तू कर ले संधि, जो करना चाहता है वो कर ले। फिर फाइनली खुर्रम यहां पर संधि करता है और कहा गया कि मेवाड़ का राजा मुगलों के दरबार में नहीं जाएगा, मुगलों के दरबार में कौन जाएगा? राजकुमार। तो मुगल मेवाड़ संधि होती है। मुगल मेवाड़ संधि का मुगल बादशाह कौन है? जहांगीर। कौन है? मेवाड़ का राणा कौन है? अमर सिंह। भाई भले ही कर्ण सिंह ने की संधि, लेकिन राणा जी तो कौन है? अमर सिंह। हेडिंग डालो, मुगल मेवाड़ संधि। मुगल मेवाड़ ट्रीटी। पांच फरवरी 1615। मुगलों का बादशाह कौन है? वापस बता दो एक बार देखे। जहांगीर। और मेवाड़ राणा जी कौन है? अमर सिंह फर्स्ट। लिखो संधि की शर्त है। संधि की शर्त है, एक नंबर लगा के लिखो। कंडीशंस ऑफ ट्रीटी, एक नंबर लगा के लिखो। मेवाड़ का राणा मुगल दरबार में नहीं जाएगा। राणा ऑफ मेवाड़ विल नॉट ज्वाइन मुगल्स कोर्ट। मेवाड़ का राणा मुगल दरबार में नहीं जाएगा। राणा ऑफ मेवाड़ विल नॉट ज्वाइन मुगल्स कोर्ट। मेवाड़ का राणा मुगल दरबार में नहीं जाएगा। दूसरा लिख लो, मेवाड़ का युवराज मुगल दरबार में जाएगा। प्रिंस ऑफ मेवाड़ विल अपीयर इन मुगल्स कोर्ट। मेवाड़ का युवराज मुगल दरबार में जाएगा। प्रिंस ऑफ मेवाड़ विल अपीयर इन मुगल्स कोर्ट। प्रिंस ऑफ मेवाड़ विल अपीयर इन मुगल्स कोर्ट। मेवाड़ का युवराज मुगल दरबार में जाएगा। जो भी मुगल दरबार में जाते हैं ना भाई, उनको सेना साथ में लेके जानी पड़ती है। मैं कह रहा हूं ना भाई, वो उनकी तरफ से लड़ेंगे, तो लड़ेंगे कैसे? सेना के साथ ही लड़ेंगे। तो यदि मेवाड़ का युवराज जाएगा तो कितने सैनिक लेके जाएगा? का 1000। कितने सैनिक लेके जाएगा? घोड़ों वाली सेना होती पहले, तो कितने सैनिक लेके जाएगा? 1000 घुड़सवार। क्या लेके जाएगा? लिख लो, मेवाड़ मुगलों को 1000 घुड़सवार सैनिकों की सहायता देगा। मेवाड़ मुगलों को 1000 घुड़सवार सैनिकों की सहायता देगा। मेवाड़ विल गिव support of 1000 cavalry soldiers to Mughals. मेवाड़ will give support of 1000 cavalry soldiers to Mughals. मेवाड़ मुगलों को 1000 घुड़सवार सैनिकों की सहायता देगा। मेवाड़ will give support of 1000 cavalry soldiers, 1000 cavalry soldiers to Mughals. मुगलों को 1000 घुड़सवार सैनिकों की सहायता देगा। cavalry soldiers to Mughals. कितने सवारों की? 1000 घुड़सवारों की सहायता। कौन किसको देगा? अच्छा,
1568 में अकबर ने चित्तौड़ पे कब्जा किया था, उसके बाद से चित्तौड़ का किला इन्हीं के पास था। अभी तक चित्तौड़ का किला बीच में, अमर सिंह एक बार बीच में कब्जा करता है, लेकिन वो कब्जा वापस छूट गया था, इनको छोड़ना पड़ गया था कब्जा। तो चित्तौड़ वाला किला का आप संधि हो गई, तो अपने दोस्त है, तो हमारी जीती जमीन तुम्हारे पास है, दो वापस, हमने तुम्हारी दबा ली, हम तुम्हें दे देंगे। तो कहा भाई चित्तौड़ का किला मेवाड़ वालों को वापस दे देंगे, लेकिन मेवाड़ वाले उसका पुनर्निर्माण नहीं करवा सकते। क्या नहीं करवा सकते? कि पुनर्निर्माण का मतलब लड़ाई की तैयारी, लड़ाई की तैयारी मतलब संधि तोड़ रहे हो। तो लिखो, चित्तौड़ का किला मेवाड़ को वापस दिया जाएगा। चित्तौड़ फोर्ट विल बी रिटर्न बैक टू मेवाड़। चित्तौड़ का किला मेवाड़ को वापस दिया जाएगा। चित्तौड़ फोर्ट विल बी रिटर्न बैक टू मेवाड़, विल बी रिटर्न बैक टू मेवाड़। चित्तौड़ किला मेवाड़ को वापस दिया जाएगा, लेकिन मेवाड़ उसका पुनर्निर्माण नहीं करवा सकता। बट मेवाड़ कांट रिकंस्ट्रक्ट इट, लेकिन मेवाड़ इसका पुनर्निर्माण नहीं करवा सकता। बट मेवाड़ कांट रिकंस्ट्रक्ट इट, कांट रिकंस्ट्रक्ट इट, रीबिल्ट इट, लेकिन मेवाड़ इसका पुनर्निर्माण नहीं करवा सकता। क्या नहीं करवा सकता? दोबारा नहीं बनवा सकता कुल मिला के। अच्छा, मैंने दिन एक बीच में बात बताई थी कि पहले जब लंबी लड़ाइयां चलती और उनके बाद में कोई संधि होती, शादी ब्याह कर लेते। लंबी लड़ाइयों के बाद में कोई भी यदि युद्ध, सॉरी, लंबी लड़ाइयों के बाद में जब संधियां होती तो क्या कर लिए जाते? हमने बेटा कुंभा और जोधा कई साल लड़े, बाद में आवड़ बावड़ वाली संधि हुई तो कुंभा के बेटे रायमल की शादी जोधा की बेटी श्रृंगार कंवर के साथ कर। अरुणोराज और वो उधर जयसिंह सिद्धराजन लड़े, उसके बाद का कांचन देवी की शादी किसके साथ कर दो? अरुणोर। इस बार मेवाड़ वालों का हम संधि कर रहे हैं, शादी ब्याह नहीं करेंगे। तो मुगलों का कौन करा शादी ब्याह करना? ना लिखो, किसी भी प्रकार के वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए जाएंगे। लिखो, वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए जाएंगे। मैरिटल रिलेशंस विल नॉट बी स्टैब्लिश्ड। वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए जाएंगे। मैरिटल रिलेशंस विल नॉट बी स्टैब्लिश्ड। वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए जाएंगे। मैरिटल रिलेशंस विल नॉट बी स्टैब्लिश्ड। यह तो है संधि की शर्त है। अब लिखो संधि का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीटी। अच्छा, मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, हम मेवाड़ को संधियों के लिए जानते हैं, संघर्ष के लिए, है ना? मेवाड़ का नाम आते अपने दिमाग बताए भाई मेवाड़ के राजाओं ने क्या किया था? संघ। यहां पे क्या हो रही है? संधि। तो वो जो संघर्ष वाली भावना है वो बढ़ रही है, कम पड़ गई? कम पड़ गई। तो लिखो, सांगा तथा प्रताप के समय से चली आ रही स्वतंत्रता की भावना का पतन हुआ, या स्वतंत्रता की भावना को आघात लगा, ज्यादा अच्छा शब्द होगा, चोट पहुंची उसको, मतलब ना। सांगा तथा प्रताप के समय से चली आ रही स्वतंत्रता की भावना को आघात लगा। सेंटिमेंट्स ऑफ फ्रीडम, सेंटिमेंट्स ऑफ फ्रीडम which was there since Sanga and Pratap, which was there since Sanga and Pratap damaged। सांगा तथा प्रताप के समय से चली आ रही आजादी की भावना को आघात लगा, या स्वतंत्रता की भावना को आघात लगा। सेंटिमेंट्स ऑफ फ्रीडम which was there since Sanga and Pratap, which was there since Sanga and Pratap damaged, डैमेज हुई वो। Which was there since Sanga and Pratap damaged। एक तो ये बात हुई कि भाई जो आजादी की भावना थी उसको क्या लगा? डैमेज लगा, चोट पहुंची, आघात लगा, कमजोर पड़ी हुई भावना। ये तो नेगेटिव बात है। इसकी पॉजिटिव बात ये है कि जब युद्ध बंद होगा तो शांति आएगी, और शांति आएगी तो हमेशा कलात्मक गतिविधियों को क्या मिलेगा? बढ़ावा मिलेगा। लिखो, युद्ध बंद होने से, विद एंड ऑफ वॉर्स, युद्ध बंद होने से, विद एंड ऑफ वॉर्स, मेवाड़ में शांति व्यवस्था सुनिश्चित हुई। पीसफुल एनवायरमेंट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन मेवाड़। मेवाड़ में शांति व्यवस्था सुनिश्चित हुई। पीसफुल एनवायरमेंट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन मेवाड़। मेवाड़ में शांति व्यवस्था सुनिश्चित हुई। पीसफुल एनवायरमेंट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन मेवाड़, जिससे कलात्मक गतिविधियों को बढ़ावा मिला। विच प्रमोटेड कल्चरल एक्टिविटीज, जिससे कलात्मक गतिविधियों को बढ़ावा मिला। विच प्रमोटेड कल्चरल एक्टिविटीज, किसको बढ़ावा मिला? कलात्मक गतिविधियों को क्या मिला? बढ़ावा मिला। आप देख लो कि राणा प्रताप 85 तक लगातार युद्ध में रहे, मुगलों के हमले हो रहे हैं, लगातार युद्ध हो रहे हैं, इसलिए 85 से पहले उनकी कलात्मक गतिविधियां नहीं है।
85 के बाद हमले होने बंद हो गए। चावंड अब स्थायी राजधानी है आपकी, वहां पे बैठ कलात्मक गतिविधियां, वहां किताबें भी लिखवा ली, वहां मंदिर महल मालिये भी बनवा लिए, वहां पर बैठ के आपने चित्रकला की शुरुआत भी कर दी। लेकिन उससे पहले इस प्रकार की चीजें दिखाई नहीं। युद्ध के टाइम में या तो युद्ध कर लो या कलात्मक गतिविधियों को बढ़ावा दे लो। अब सांगा याद करो, आपके नोट्स में क्या लिखा आपने? आपने सांगा में लिखा खातोली का युद्ध, बाड़ी का युद्ध, गागरोन का युद्ध, ईडर का युद्ध, बयाना का युद्ध, खानवा का युद्ध। एक सिंगल मुझे किताब बताओ है? एक कोई महल मालिया बताओगी ये बनवाया, एक कोई बताओगी ये चित्र इस टाइम में बनवाया गया, क्योंकि सांगा का पूरा जीवन ही किसमें बीत गया। हाँ, कई कुंभा जैसे डाकी होते हैं, दिन में युद्ध लड़के शाम को नोट्स तैयार कर लेते हैं, पर यह अपवाद है। बाकी आदमी या तो युद्ध कर सकता है या क्या कर सकता है, कलात्मक गतिविधियों को बढ़ावा। अब मेवाड़ में युद्ध बंद हो गए थे तो कलात्मक गतिविधियों को क्या मिला? बढ़ावा मिला। कल पढ़ेंगे बाकी वाली।